अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद आप हजरात खैरियत से होंगे। लास्ट डे जो कुछ हमने पढ़ा था उससे मुतालिक आपकी कोई क्यूरी हो तो वो कर सकते हैं। कोई बात आपको समझ में ना आई हो, कोई एरर आपके कोड में आ रहा हो, कोई भी ऐसी बात आप पूछ सकते हैं। अभी 2-4 मिनट में लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो वर्डप्रेस है इसके ज़रिए हम वेब एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं क्या? अगर कर सकते हैं तो ये अप्रोप्रिएट है, ठीक है ये? जी, आपका नाम क्या है? ताहिर नसीम। ताहिर नसीम साहब, हम अभी वर्ड प्रेस पढ़ना शुरू करेंगे। वैसे वर्ड प्रेस के बारे में बहुत डिटेल में जब मैंने वर्ड प्रेस को थोड़ा सा इब्तदाइया बताया था कि क्या है वर्ड प्रेस, तो उस वक्त मैंने डिटेल में बताया था कि हर तरह की एप्लीकेशन वर्ड प्रेस में बनाई जा सकती है। वर्डप्रेस जो है वो ख़ास है, सीएमएस है। ये एक ख़ास है ब्लॉगिंग वेबसाइट के लिए। वेब ब्लॉग्स अगर कोई क्रिएट करना चाहता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम इसको बोलते हैं। कोई अगर कंटेंट को अपने मैनेज करना चाहता है, चाहे वो टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है, किसी भी तरह का वो कंटेंट है वो मैनेज करना चाहता है, तो डिज़ाइन फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन किसी भी तरह का एप्लीकेशन इसमें बनाई जा सकती है, लोग बनाते हैं। वो अलग बात है कि वो रिकमेंडेड है या नहीं है, लेकिन बनती हैं। हर तरह की एप्लीकेशन बनी हुई हैं इसके अंदर और बनाई जाती हैं, क्योंकि फ्री है इसलिए लोग हर तरह का काम इसमें कर लेते हैं। सर फिर हम वो लारावेल या कोड अग्नेटर उसको फिर क्यों सीखेंगे? एक पे ही रह के हम इस पे एक्सपर्टी हासिल करके तो हम हाँ अपना काम बिल्कुल, कर ये सकते आपका सही क्वेश्चन है। लेकिन ऐसा है कि दुनिया में ना लोगों की रिक्वायरमेंट किसी एक चीज़ से पूरी नहीं होती। कोई साहिब कच्ची आबादी में रहना चाहते हैं, कोई डिफेंस में रहना चाहते हैं, और कोई उनके दोनों के दरमियान की किसी तरह की आबादियों में रहना चाहते हैं। तो चूंकि हर तरह के कायनात में लोग पाए जाते हैं, तो वो हर तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जब गांव देहात में इतनी खुली जगह मौजूद हैं तो लोग शहरों में छोटे छोटे डरबों के अंदर क्यों रहते हैं। तो हर चीज़ की अपनी एक फ़ायदा है, अपनी एक ज़रूरत है, और हर एक की हर चीज़ का अपनी एक यूटिलाइजेशन है। तो उसकी बेस के ऊपर हर चीज़ को यूज़ किया जाता है। लारावेल का अलग से फ़ायदा है, इसका अलग से फ़ायदा है, वो अलग से एक ख़ास चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है, और ये वर्डप्रेस अलग से एक चीज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है। लोग हर तरह के काम, हर तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो हमारा काम ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो ज़्यादातर यूज़ की जा रही हैं, लोग एक दुकान के अंदर एक ही चीज़ के मल्टीपल ब्रांड्स को रख के बैठे होते हैं। दूध आपको मिल्क पैक का भी मिल जाएगा, हलीब का भी मिल जाएगा एक दुकान में। ये क्वेश्चन किया जा सकता है कि एक आदमी ने जब तरंग रख लिया तो उसको मिल्क पैक और हलीब और इस तरह की बाकी चीज़ों की क्या ज़रूरत है, वो क्यों रखता है। लोगों को चाहिए वो एक तरंग से ही अपनी ज़िंदगी का दारोमदार पूरा कर लें। लेकिन लोग कोई मिल्क पैक पसंद करता है और कोई तरंग पसंद करता है। उम्मीद है आपका क्वेश्चन आंसर हो गया होगा। जब हम आएंगे स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को सीखने के लिए, हर चीज़ को पढ़ेंगे, उसके फ़वाइद भी बताएंगे, उसके एडवांटेजेस भी बताएंगे और डिसएडवांटेजेस भी बताएंगे। और जी कोई अस्सलाम क्वेश्चन वालेकुम किसी सर। का? वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम सर। सर एक इशू आ रहा है, तो काइंडली वो ज़रा चेक कर दें। जी सर स्क्रीन शेयर करनी। जी करें जी। सर ये एरर आता है, लेकिन जब ये डिलीट पर क्लिक करूँगा तो ये एक मिनट एक मिनट। अनडिफाइंड इंडेक्स डेल। जी सर डेल ये का है। इंडेक्स अनडिफाइंड है। लाइन नंबर 31 पे चले, वहाँ पे मैंने ये बताया था क्या, या आप इसको कैसे टैकल करेंगे? खोले ना वो फाइल जिस फाइल जी में सर 31 लाइन पे वो है। 31। ये देखिए ना, बात सुने, एक मिनट, इधर इसी फाइल पे रहें जो पहले आपने खोली थी, इसी को खोलिएगा। सर
जब आप डिलीट करके वापस आएंगे तो डेल का इंडेक्स पाया जाएगा। ये देखिएगा, आप देख रहे, आपने लिखा हुआ है लाइन 14 पे डेल का इंडेक्स मौजूद है आपके पास। जी सर। अब 15 लाइन को कमेंट कर दें तो ये आपने एक्स्ट्रा 2 दफ़ा लिख दिया इसको। तो जब आप लाइन नंबर डेल के पेज से होके वापस जाएंगे, डिलीट के पेज से होके वापस जाएंगे तो फिर वो एरर नहीं आएगा। और जब आपके डिलीट के पेज से होके वापस नहीं जाएंगे तो फिर ये एरर आएगा। सर अब ये एरर ठीक हो गया? तो इसलिए आप वहाँ पे एक कंडीशन लगाएं कि डेल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। अगर डेल एग्जिस्ट करता है तो उसको इको करवाएं, अदरवाइज उसको इको ना करवाएं। कंडीशन लगाएं। मैंने भी वहाँ पे कंडीशन लगाई थी, आपने नहीं लगाई हुई। अभी लाइन नंबर 15 ने आके इशू को पैदा कर दिया, अदरवाइज वो ठीक थी। जी, किसी और की कोई और क्यूरी हो? जी सर, मेरे यहाँ स्क्रीन शेयर करूं? जी करें जी। जी ये लास्ट क्यूरी आंसर की जाएगी, उसके बाद हम लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। बाकी क्यूरीज को हम बाद में आंसर करेंगे। जी सर ये ये जो ऑर्डर मिल अनडिफाइंड रहे हैं किस पे? क्या हुआ? जो साहिब बोल रहे थे उनकी आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ कट गई है। ये क्या ऑर्डर एरर है मुझे? ये मेरा $300 का ऑर्डर मिला है, तो इसको शेयर किस पेज पे करना है? आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया है? जी अवैस साहब, आपका ऑर्डर कंप्लीट हो गया है? अवैस बात कर रहे हैं? जी सर, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट नहीं हुआ। जब आपका कंप्लीट हो जाएगा ना, वब इसको सबमिट करना है। जब कंप्लीट हो जाएगा और तो तब जब कंप्लीटेड वो आ जाएगा आपके वो पेज पे, फाइवर पे आपको कंप्लीटेड दिखेगा। तो अब वो कंप्लीटेड जो है ना, उसका स्क्रीनशॉट, उस पेज का स्क्रीनशॉट जिसमें ऑर्डर नंबर आ रहा हो और अमाउंट आ रही हो जो आपके अकाउंट में आने की उम्मीद की जाएगी, तो वो सारी की सारी चीज़ें उसमें आ रही हो स्क्रीनशॉट में, वो लेके आपने उनको सबमिट करना है शजील साहब को। शजील साहब ने शायद इसके लिए कोई फॉर्म बनाया हुआ है, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेंगे कि कौन सा फॉर्म है। वैसे आप मुझे भी सेंड कर देंगे तो कोई इशू नहीं है, फेसबुक पेज से आप मैसेज कर सकते हैं हमें, लेकिन उन्होंने एक मैकेनिज्म उसका बनाया हुआ, अगर आप उसी को फॉलो करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी वैसा अब आपका पहला ऑर्डर है या इससे पहले भी आपको कोई ऑर्डर मिल चुका है? सर इससे पहले भी काफी किए हैं, लेकिन ये बड़ा था, मैंने कहा शेयर करना। चलें जी, अच्छा चलते रहे ऐसा। सर ये देखें, ये अपडेट जी करता हूँ ना तो इसके अंदर ही ये एरर आ जाता है, ये पता नहीं क्या एरर आता है। तो भाई अब आप अपडेट करने के बाद आप यूज़र को कहाँ लेके जा रहे हो? इसी सर उस पेज पे पे लिस्ट पे अपडेट, आप कोड दिखाओ ना। अपडेट के बाद ये फॉर्म जो अपडेट एडिट का कोड है, ये कहाँ पे है? आप इस वीडियो को दोबारा सुनो और आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। सर एडिट वाला मुझे पेज इसमें आया खोलो, हुआ है इसका फॉर्म सर, खोलो मैंने ज़रा। वो टेबल पे काम किया है, पहले टेबल पे काम सही हो गया था, इस पे थोड़ा मसला आ रहा है। दिखाओ ना फॉर्म कहाँ है, फॉर्म इधर का दिखाओ। फॉर्म लिस्ट पे ना जाओ, फॉर्म पे इधर ही रहो। एडिट एडिट डॉट PHP खुली हुई है फॉर्म, स्क्रॉल अप डाउन करो। फॉर्म कहाँ पे बनाया हुआ है जिसमें एरर आ रहा है? फॉर्म का टाइटल दिखाओ किधर है? सर ये ना इधर वो उसमें कहता है वो फील्ड में कहता है इधर इस लाइन पे एरर आ रहा है। कौन सी लाइन पे? ये 55 नंबर, ये 54 पे, ये जिधर मेरा कर्सर है ना, इधर का एरर आ रहा है, ये ये अनडिफाइंड कह रहा 54 लाइन तो नहीं है ये तो आप 40 कुछ दिखा रहे हैं यहाँ पे। देखिए आप बात को समझे नहीं, मैं यही तो आपसे कर रहा हूँ कि आप फॉर्म ठीक है, आप एक्शन कर रहे हैं। एक्शन में आपने कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ। आप जरा आप जहाँ पे अपडेट कर रहे हैं वो दिखाइएगा लाइन। सबमिट होता है तो उसके बाद आप अपडेट कैसे कर रहे हैं? अपडेट की क्यूरी आपने कहाँ लिखी है वो जरा है। सर दिखाइएगा। ये है, कहाँ है? ये लोकेशन ये तो नहीं है, ये तो स्टाइल शीट लिखी हुई है यहाँ पे। 37 नंबर लाइन मुझे आप दिखा रहे हैं।
अपडेट की क्यूरी कहाँ लिखी है आपने? आपको मेरी बात समझ में आ रही है? सर वो मेरे ख्याल से ये आपने क्यों इंटरनेट अपडेट का की इशू क्यूरी? आ जी रहा है, इसलिए बिल्कुल, वो स्लो चल रहा है। हाँ ठीक है, चलें, ये मैंने आपने जो कर अपडेट दी की हुई है। क्यूरी लिखी है, सही है, आपने अपडेट की क्यूरी लिखी और उसके बाद आप इसको सबमिट कर रहे हैं, कॉन्फ़िग आपने इंक्लूड कर ली है। यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ एरर आ रहा है, आपकी अपडेट की क्यूरी में कोई एरर है या कहीं पे कुछ ना कुछ एरर आ रहा है, तो आप अपनी अपडेट की क्यूरी को ज़रा आउटपुट करवाएं। ये आपने स्पेसिस भी काफ़ी दे दी हैं वेयर क्लॉज के साथ, तो बहरहाल इधर क्यूरी को प्रिंट करवाएं, क्यूरी में कोई एरर है जिसकी वजह से दोबारा इधर सर ये आप, एसक्यूएल को करूँ? हाँ, या फिर इधर देख ये इफ लाइन नंबर 22 के ऊपर एल्स लिखें, एक और एल्स लिखें और वहाँ पे कोई मैसेज शो कराएं जिससे आपको अंदाजा होगा कि क्यूरी क्यों सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो रही। सही है, लाइन नंबर 22 पे एक सर इधर एल्स कर दूँ, लिखें। प्रिंट कर दूँ? सर वो पहले लिखा हुआ है। और यार इधर नहीं ना, ये लाइन नंबर 20 आपने कहाँ कर दिया? लाइन 21 पे जाएं आप। इधर लाइन नंबर 21 कौन सी है? ये लाइन नंबर 22 है। सर ये है 21। हाँ, यहाँ पे एल्स लिखे ना ठीक। और मैसेज इको करवाएं यहाँ पे, आपको पता चलेगा। और क्यूरी को डिबग करें, दूसरा काम ये भी कीजिएगा, क्यूरी को डिबग यहाँ पे इको करवा दें, जस्ट एरर, कुछ भी एरर कह दें, एरर आ गया, बस कुछ भी ABC इको करवा दें। और ऊपर इको लाइन नंबर 18 के बाद 19 से पहले एक और लाइन लिखें और वहाँ पे इको SQL अपडेट क्यूरी को इको करवाएं और फिर उसके बाद डिबग करें, उम्मीद है आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। इधर डबल कोट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलें, बहरहाल अब आप देख लीजिएगा इसको, इस तरीके से मैंने हिंट दे दिए हैं, उम्मीद आप रिजॉल्व कर पाएंगे। अगर आप नहीं रिजॉल्व कर पाते तो दोबारा से जो स्टेप्स मैंने बताए हैं उनको फॉलो करें क्यूरी डिबगिंग के लिए, आपका इशू रिजॉल्व हो जाएगा। फिर भी नहीं होता तो फिर मुझे बताइएगा। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं, आज कुछ और पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं थोड़ी सी चीज़ों को आपके लिए रिवाइज करता हूँ। हमने अभी तक क्या पढ़ा, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा ताकि चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। जी, अब आपकी क्यूरीज़ को आंसर नहीं किया जा रहा जी, क्यूरीज़ अब थोड़ी देर ठहर के आंसर की जाएंगी। पहले आज का हम लेक्चर कंप्लीट कर लें, फिर क्यूरीज़ को आंसर किया जाएगा, इसलिए थोड़ा सा वेट कर लें। अब हमने क्रड बना लिया एक, क्रड को डिटेल से हमने पढ़ा। स्टूडेंट्स अभी क्रड्स के इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर पाए, हमने उसके साथ हमने साइन अप ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म भी देख लिया कि ऑथेंटिकेशन कैसे होती है, साइन इन और साइन अप प्रोसीजर भी हमने पढ़ लिया कि साइन अप कैसे किया जाता है। साइन अप मैंने करके तो नहीं दिखाया, लेकिन आपको होल आइडिया बता दिया था कि वो कैसे होगा। अलबत्ता साइन इन का सारा प्रोसीजर हमने देखा और उसी के साथ फिर हमने सेशन को भी डिटेल में पढ़ा कि सेशन कैसे बनाया जाता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे उसको यूटिलाइज किया जाता है, कैसे उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। पूरी हिरार्की, एक सॉफ्टवेयर का फ्लो भी हमने बना लिया। हमने ये भी देख लिया कि वो हेडर्स कैसे लगाएंगे और आगे अगर कस्टमर्स हमने ऐड करने हो और इसके अलावा कुछ और ऐड करना हो, हेडर्स में क्रड बनाते चले जाएंगे, डेटाबेस के अंदर टेबल्स ऐड करते चले जाएंगे, क्रड्स बनाते चले जाएंगे और साथ साथ में हम लोग वहाँ पे जाके हर क्रड का लिंक हेडर में पास करते चले जाएंगे। तो स्लोली स्लोली हमारा सॉफ्टवेयर बनना शुरू हो जाएगा। क्लाइंट जितनी भी रिक्वायरमेंट बताएगा उन रिक्वायरमेंट को हम प्रोसेस करेंगे, प्रोसेस करने के बाद हम उन के टेबल्स बनाएंगे, टेबल्स को बनाने के बाद फिर हम क्रड बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंग आगे चीज़ें चलती चली जाएंगी। ऑलमोस्ट PHP एंडिंग में जा रही है। हमने अभी ज्वाइंस पढ़ने हैं, SQL ज्वाइंस अभी तक हमने नहीं पढ़े और शायद एक आध चीज़ को अब हम और पढ़ेंगे और फिर हम हमारा ये ना PHP वाला सेशन या कह लें कि कोर PHP वाला सेशन ख़त्म हो जाएगा। PHP तो डे एंड तक चलेगी क्योंकि वर्डप्रेस हम पढ़ेंगे और वर्डप्रेस भी PHP ही है। आज हम ज्वाइंस को देखते हैं, अभी तक हमने ज्वाइंस को नहीं पढ़ा।
तो देखते हैं जॉइंस कैसे हैंडल किए जाते हैं, और जॉइंस के साथ अब हम थोड़ा सा मज़ीद कुछ चीज़ों को देखते हैं कि वो कैसे होंगी। मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। कुछ फाइल्स में कुछ चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, वो अभी हम कर लेते हैं। हमने कुछ चीज़ें बीच में छोड़ दी थी, उनमें से एक आध चीज़ का वक्त आ गया तो हम उसको करते हैं। NFTP और वहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में हम चलते हैं, और यहाँ पे जाके अब हम सबसे पहले प्रोडक्ट, ये देखिएगा जहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऐड की थी, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट ऐड की थी। अब ज़रा आप भी अपने उसको एडिट कर लीजिएगा। प्रोडक्ट ऐड करते हुए यहाँ पे हमने देखिएगा प्रोडक्ट में एक जहाँ पे हम प्रोडक्ट्स ऐड कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट्स वाला टेबल है। प्रोडक्ट्स वाले टेबल में एक कॉलम है क्रिएटेड बाय, ये रिकॉर्ड किसने क्रिएट किया, तो उसकी आईडी यहाँ पे आ रही होती थी, और हमने हर दफ़ा आईडी को यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रखा हुआ 1 ही। ये देखें आईडी हमेशा हमने 1 स्टोर करवाई हुई है। अब ये आईडी हमारे पास डायनामिक होनी चाहिए, और हम आईडी को डायनामिकली स्टोर करवाएंगे। और आईडी कहाँ से आएगी ये आपको बेहतर मालूम है। अब हम आईडी सेशन से रिट्रीव करेंगे। आपको मालूम है सेशन में हमने आईडी भी स्टोर करवाई हुई है। लॉगिन वाले पेज में अगर जाके देखते हैं तो यहाँ पे हम आईडी, यूज़र की आईडी सेशन में स्टोर करवा रहे हैं। यूज़र अगर लॉगिन है तो तब वो प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता है। प्रोडक्ट क्रिएट कर सकता है तो उस सेशन में उसकी आईडी आ जाएगी। सेशन में आईडी आएगी तो वहाँ से निकाल के हम आईडी को डेटाबेस में स्टोर भी करवाएंगे। और आपको मालूम है कि सेशन को एक्सेस करने के लिए सेशन को स्टार्ट करना पड़ता है। सेशन स्टार्ट हो जाएगा तो फिर हम सेशन से आईडी को गेट करेंगे। आईडी जब सेशन से निकल आएगी तो फिर हम उसको इसी में ऐड कर देंगे। तो ये एज इट इज़, इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाके एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं आईडी, और यहाँ पे सेशन से हम आईडी निकाल रहे हैं। सेशन में हमने आईडी के नाम के साथ उसको स्टोर किया था। सेशन स्टार्ट किया, सेशन से आईडी निकाली, और आईडी को निकालने के बाद अब हम आईडी को यहाँ पे पास कर देंगे। हमने यहाँ पे जहाँ पे हार्ड कोडेड वैल्यूज़ आपने डाली हुई हैं, वहाँ से अब हार्ड कोडेड वैल्यूज़ को स्टेप बाय स्टेप हम रिमूव करते जाएंगे। जो चीज़ हमारे पास आती जाएगी उस चीज़ को हम ऐड करते जाएंगे। इसी तरह हम एडिट वाले पेज पे चलते हैं। तो एडिट वाले पेज पे भी हमने कुछ इसी तरह का काम किया हुआ है। सॉरी, एडिट, यहाँ पे ये एडिट हो रहा है, डेटाबेस अपडेट किया जा रहा है। तो डेटाबेस अपडेट किया जा रहा है तो यहाँ पे भी हमें अपडेटेड बाय हमने लिखा हुआ है। तो सेम काम यहाँ पे भी हार्ड कोडेड वैल्यू दी हुई है, तो हार्ड कोडेड वैल्यू आप देने की ज़रूरत नहीं है। अब हम सेशन से वैल्यू निकालेंगे। जो यूज़र इस वक्त लॉग इन है उसकी वैल्यूज़ को उठा के यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे। तो सेशन में यूज़र मौजूद है, यूज़र की आईडी मौजूद है, वो हम निकालेंगे और यहाँ पे डाल लेंगे। तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करते हैं। एक आईडी तो प्रोडक्ट की आईडी है, यहाँ पे हम इस आईडी को कह लेते हैं कि ये यूज़र आईडी है, क्योंकि आईडी का वेरिएबल पहले से एग्जिस्ट करता है तो हम इसको बता देते हैं कि ये यूज़र आईडी है, कोई और आईडी नहीं है। तो अब हम इस यूज़र आईडी को एडिट अपडेटेड बाई मतलब किस यूज़र ने इस रिकॉर्ड को अपडेट किया है, तो ये सिंपली हमारे पास आ जाएगी। और ये चूँकि इंटीजर है, इसकी डेटा टाइप, तो इसलिए हम इसको सिंगल कोट में नहीं रख रहे, एज इट इज डाल रहे हैं। तो क्रिएटेड की सूरत में हमने क्रिएटेड बाई की आईडी डाल दी, और अपडेटेड की सूरत में तो ये रिकॉर्ड कीपिंग हो रही है कि कौन साहब ये एडिटिंग और क्रिएट कर रहे हैं डेटाबेस में। तो इस तरीके से ये चीज़ें भी चल रही हैं। अब ज़रा समझिएगा, ये जो आईडी आ रही है ये कहाँ से आ रही है? क्रिएटेड बाई, ये आईडी आ रही है यूज़र्स के टेबल से। ये आईडी कौन सी होगी? ये यूज़र की ये वाली आईडी होगी। तो ये भी एक फॉरेन की बन गई। यहाँ पे हम इसको कह रहे हैं कि ये वाली आईडी, और ये प्रोडक्ट के टेबल में जा रही है। जब भी प्रोडक्ट ऐड होता है तो क्रिएटेड बाई किसने, ये फॉरेन की के तौर पे यहाँ पे आती चली जा रही है। तो अब हम एज ए फॉरेन की इसको यूज़ कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली फॉरेन की यूज़ हो रही है वाली यूज़र आईडी है, इस टेबल से आएगी और इस टेबल में जाके ये इंसर्ट हो जाएगी। हर दफ़ा जब भी प्रोडक्ट क्रिएट होगी तो साथ में क्रिएटेड बाई यहाँ पे ये आता जाएगा, और जिसने भी प्रोडक्ट को अपडेट किया होगा उसकी आईडी यहाँ पे आती चली जाएगी। बहरहाल ये एज ए फॉरेन की इस सेंस में नहीं आ रही,
अब मैं इसको उस सेंस में यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन है इधर फॉरेन की है ये भी, कि किसने ये अपडेट किया, रिकॉर्ड कीपिंग हो रही है, मालूम पड़ रहा है कि किस कौन साहिब ये एज ए क्लर्क के तौर पे कौन काम कर रहे हैं। ये काम क्लर्क का होता है जो बैठा ये एंट्रियां कर रहा होता है, तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर में कौन साहिब हैं जिन्होंने ये काम किया, तो ये रिकॉर्ड कीपिंग हो रही है। चलें जी, अब हम ज्वाइंस को पढ़ते हैं। ज्वाइंस क्या चीज़ें हैं? एसक्यूएल ज्वाइंस, क्योंकि हमारे पास मल्टीपल टेबल्स आ चुके हैं। अब मैं थोड़ा सा इससे आगे चलने लगा हूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपके पास कस्टमर्स का टेबल होगा, आपके पास प्रोडक्ट का टेबल होगा, आपके पास यूजर्स का टेबल होगा, आपके पास ऑर्डर्स का टेबल होगा, आपके पास ऑर्डर्स की डिटेल्स का टेबल होगा, और ये सारा कुछ आपने बना लिया होगा। अगर आपने बना लिया तो तब भी आप आगे चल पाएंगे, अदरवाइज आपको चलने में दुश्वारी होगी। इसलिए मैंने काफ़ी लेट में ज्वाइंस को स्टार्ट किया है ताकि आपको ज्वाइंस अब समझ में भी आएँ। तो अगर आपने बना लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाया तो आप बना लें। आपके पास टाइम काफ़ी था, मैं काफ़ी चीज़ों को स्लो लेके चल रहा हूँ। जब चीज़ें ट्रिकी हो जाती हैं तो मैं चीज़ों को स्लो कर लेता हूँ। तो अगर आपके पास ऑर्डर्स बन रहे हैं तो ये वाला लिंक आपके पास एक्टिव होना चाहिए। यहाँ पे ऑर्डर्स आएंगे, ऑर्डर्स का एक फॉर्म आएगा, फॉर्म खुलेगा और ऑर्डर क्रिएट होने चाहिए, और मैंने इसकी हायरार्की लास्ट टाइम बताई थी। तो आपके पास ये सारा कुछ होना चाहिए। तो चले हम ज्वाइंस पढ़ते हैं। अभी तक ये कर रहे थे, हम सिंगल टेबल के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे। हम प्रोडक्ट क्रिएट करते थे तो प्रोडक्ट के टेबल के साथ, प्रोडक्ट को एडिट करते थे तो तब भी प्रोडक्ट के टेबल को डील कर रहे थे। साइन अप करते थे तो यूजर के टेबल को डील कर रहे थे। कस्टमर क्रिएट करना है तो कस्टमर के टेबल के साथ हम डील करते हैं। तो सिंगल टेबल के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। अब हम मल्टीपल टेबल्स के साथ कम्युनिकेट करने का मैकेनिज्म पढ़ते हैं। स्लाइड्स हैं कुछ, जल्दी जल्दी मैं इनको दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद हम कुछ ज़्यादा डिटेल में इसको देखते हैं। 4 तरह के ज्वाइन होते हैं, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन। इन चारों का मतलब क्या है, चलें अब हम देखते हैं। ये देखिएगा जी, इनर ज्वाइन का मतलब है, इनर ज्वाइन का पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है। इनर ज्वाइन, दो टेबल्स में से वैल्यूज को गेट करना। दो टेबल्स में से एक एडवांस वैल्यूज को गेट करना। कौन सी वैल्यूज को गेट करना? जो आपस में मैच कर रही हो। टेबल 1 और टेबल 2 में से जो वैल्यूज आपस में मैच कर रही हो उनको फेच करने के लिए इनर ज्वाइन आता है। तो देखें, ये टेबल 2 है, ये टेबल 1 है, इनमें से जो एरिया मैच हो रहा है वो फेच हो रहा है, बाकी एरिया यहाँ पे फेच नहीं होगा। ये लिखा कैसे जाएगा अभी हम इसको देख लेते हैं, लेकिन अभी आप जस्ट कॉन्सेप्ट समझ लें इसका कि इनर ज्वाइन है क्या। तो इनर ज्वाइन की सूरत में जब दो टेबल्स के आपस में जोड़ के वैल्यूज को निकाला जाता है उसमें से, तो वो वाली वैल्यूज हमारे पास हमेशा निकलेंगी कि जो ना तो ये ज्वाइन, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इनर ज्वाइन क्या काम करता है। टेबल 1 और टेबल 2 को हम ज्वाइन लगाते हैं। हम ये चाहते हैं कि दोनों में से वैल्यूज को फेच करें, और दोनों में से जब हम वैल्यूज को फेच करना चाहते हैं तो ऐसी वैल्यूज अगर हम फेच करना चाहें जो दोनों टेबल्स में मैचिंग हो तो उसके लिए इनर ज्वाइन लगाते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन ये होता है कि जो टेबल 1 है, लेफ्ट साइड पे जो टेबल मौजूद है वो सारा का सारा फेच होना चाहिए, और राइट साइड से जो टेबल मौजूद है टेबल 2, उससे हमेशा मैचिंग वैल्यूज आनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि दोनों टेबल पूरे के पूरे आए। लेफ्ट ज्वाइन में टेबल 1, जो लेफ्ट साइड का टेबल है, टेबल 1 है, वो पूरा का पूरा फेच होगा, चाहे वो मैच करता है या नहीं मैच करता। सेकंड टेबल से वो वैल्यूज आएंगी जो मैचिंग होंगी। इसी तरह राइट ज्वाइन आएगा, तो राइट ज्वाइन में सिंपल है, वो भी लेफ्ट ज्वाइन की तरह, बस अब टेबल 2 की सारी वैल्यूज फेच होंगी और टेबल 1 से सिर्फ मैचिंग वैल्यू आएंगी। और इसी तरह फुल आउटर ज्वाइन या आउटर ज्वाइन इसको बोलते हैं। तो ये क्या करेगा, पूरे दोनों टेबल्स को फेच करके ले आएगा, टेबल 1 को भी, टेबल 2 को भी, मैचिंग वैल्यू को भी और गैर मैचिंग वैल्यू, हर तरह की वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये चार तरह के ज्वाइंस हैं। इनको लिखा कैसे जाता है, इनकी एग्जांपल्स आप देख लेते हैं कि इनको लिखने का तरीकाकार क्या है। सेलेक्ट की क्यूरी होती है, क्योंकि हम डेटा रिट्रीव करना चाह रहे हैं,
तो डेटा रिट्रीव करने के लिए हमारे पास सिलेक्ट की क्यूरी होती है। तो सिलेक्ट की क्यूरी जब हम लगाने लगते हैं तो उसके आगे फिर हम चूंकि दो टेबल्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसलिए वो दोनों आएंगे। ये देखिएगा, ये दो टेबल्स हैं हमारे दरमियान। हमारे पास कस्टमर का टेबल है और ऑर्डर्स का टेबल है। कस्टमर का टेबल ये नीचे आ रहा है, ऑर्डर्स का टेबल ये ऊपर आ रहा है। तो हम दोनों टेबल्स को ज्वाइन करके कुछ वैल्यूज को फेच करना चाहते हैं। तो सिलेक्ट करना कीवर्ड आया, ऑर्डर्स, और आगे तमाम वो कॉलम्स आ रहे हैं। अगर आप स्टैटिक लिख देंगे तो सारे के सारे कॉलम्स आ जाएंगे। अगर आप सिलेक्टेड कॉलम्स को रिट्रीव करना चाहते हैं तो वो सिलेक्टेड कॉलम्स आ जाएंगे, अदरवाइज स्टैटिक लगाएंगे तो सारे के सारे। फ्रॉम का कीवर्ड आएगा, उसके बाद टेबल 1, जो भी टेबल है आप टेबल 1 को लिखेंगे, जो भी आपका पहला टेबल होगा उसको आप लिख लें। ऑर्डर्स को लिख दिया गया, और उसके साथ ज्वाइन का कीवर्ड आएगा। जो भी आप ज्वाइन लगाना चाहते हैं उसके बाद वो ज्वाइन आएगा, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट, जो भी। तो इनर ज्वाइन लगाना है, और उसके बाद सेकंड टेबल का नाम आएगा, और उसके बाद ऑन की क्यूरी आएगी। ऑन का कीवर्ड आएगा, ये मैच करने के लिए है कि कौन से कॉलम को हम मैच करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, ये टेबल है, टेबल में कस्टमर आईडी है, और इधर भी ये कस्टमर आईडी एग्जिस्ट करती है। कस्टमर आईडी कस्टमर के टेबल में भी मौजूद है, चाहे उसका नाम आईडी हो या कस्टमर आईडी हो। और इसी तरह सिंपलिसिटी के लिए कस्टमर आईडी यहाँ पे भी दी गई है और कस्टमर आईडी यहाँ पे भी दी गई है। तो हम चाह रहे हैं कि जो रिकॉर्ड्स, जिन रिकॉर्ड्स के अंदर कस्टमर वैल्यू, कस्टमर आईडी मैच कर रही है, वो रिकॉर्ड्स फेच होके आए। तो इसलिए यहाँ पे लिखा गया ऑन की स्टेट कि ऑर्डर में से कस्टमर आईडी और कस्टमर में से कस्टमर आईडी जहाँ पे मैच कर रही हो वो वैल्यूज फेच हो जानी चाहिए। तो ऑन के बाद आपने मैचिंग स्टेटमेंट लिखनी है, कंडीशन लिखनी है कि किस बुनियाद पे हमने दोनों टेबल से वैल्यूज को फेच करना है। तो वो बुनियाद हमने यहाँ पे बता दी, वो तरीकाकार हमने यहाँ पे बता दिया। हमने कहा कि ऑर्डर्स के टेबल में से कस्टमर आईडी को मैच करो और कस्टमर्स के टेबल में से भी कस्टमर आईडी को मैच करो, जहाँ जहाँ पे दोनों मिल जाएं। तो फॉर एग्जांपल कस्टमर आईडी यहाँ पे ये रिकॉर्ड नंबर 1 में 2 है, और इधर भी रिकॉर्ड नंबर 2 के अंदर कस्टमर के टेबल के रिकॉर्ड नंबर 2 में ये आईडी 2 है। ये दोनों मैच होंगी, इसके अलावा कोई भी मैच नहीं होगी। 37 इधर नहीं है, 77 इधर नहीं है, तो इसलिए ये दोनों भी नहीं आएंगे। और इधर से 1 और 3 इस टेबल में नहीं है, इसलिए सिर्फ टेबल ऑर्डर्स के टेबल में से। सर हम पहले टेबल के लिहाज से ये वैल्यू निकाल रहे हैं। ये ऑर्डर वाला जो टेबल है इसके लिहाज से जो कस्टमर में जो कस्टमर वाले टेबल में जो चीजें पड़ी हुई हैं वो वाली निकाल रहे हैं। अभी हम इनर ज्वाइन की सूरत में दोनों में मैचिंग वैल्यू निकालते हैं, किसी का लिहाज नहीं करते। दोनों टेबल में से जो आपस में मैच कर रहे हैं वो निकालो। इनर ज्वाइन में किसी का लिहाज नहीं करते, वो लेफ्ट और राइट ज्वाइन में किसी एक का लिहाज करते हैं। क्लियर है? यस सर। कोई क्यूरीज आ रही हैं मुझे, अब असल में मैसेजेस सामने नहीं आ रहे। क्या क्यूरी है जी, जरा बोलें कोई। या चलें बाद में देखता हूँ मैं इनको। चलें, तो उम्मीद है ये आपको इनर ज्वाइन की क्यूरी समझ में आ गई होगी, कैसे लिखते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लिख दें, इनर की जगह लेफ्ट लिख दें, तो वो फिर यूं ही कर लेगा लेफ्ट ज्वाइन। इस सूरत में ये होगा, लेफ्ट ज्वाइन लिखेंगे तो ये पहला ऑर्डर वाला टेबल, ये चूंकि ऑर्डर वाला टेबल है इसकी तमाम की तमाम वैल्यूज फेच होंगी, क्योंकि ये पहले लिखा हुआ है तो ये पहले वाला ऑर्डर सारा का सारा फेच होगा। और सेकंड वैल्यू सेकंड टेबल में से सिर्फ ये सेकंड रिकॉर्ड फेच होगा। और अगर हम यहाँ पे इनर की जगह राइट ज्वाइन कर लें तो राइट ज्वाइन में ये होगा कि कस्टमर्स का सारा टेबल फेच होगा, और साथ में ऑर्डर्स के टेबल में से ये फर्स्ट वाली रो, फर्स्ट वाला रिकॉर्ड फेच होगा, और कुछ नहीं होगा। तो जी, और फुल ज्वाइन अगर हम लगाएंगे तो यहाँ पे फुल ज्वाइन लिखा जाएगा इनर ज्वाइन की जगह, और दोनों टेबल्स फेच होके आ जाएंगे। सिंपल है, कुछ ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, मुश्किल नहीं है, बस ज़रा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, फिर उसके बाद आदमी ये सारा कुछ कर लेता है। ये देखें लेफ्ट ज्वाइन लिखा हुआ है, सेम सिनेरियो है, टेबल 1 कॉलम नेम, टेबल 2 कॉलम नेम। इसी तरह आगे हम चलेंगे। चलें, उम्मीद है मैं आपको समझा पाया। W3 स्कूल से एक नज़र इसको देख लेते हैं, ताकि आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स का इशू होता है कि वो कहते हैं कि हमें साथ में स्लाइड्स भी दी जाएं। तो W3 स्कूल से इसको देख लेते हैं ताकि आपके पास स्लाइड्स भी अवेलेबल हो जाएं। ये देखिएगा जी, यहाँ पे भी सेम वही चीज़ें हैं, ये चारों की रिप्रेजेंटेशन है।
चारों इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन और सेम जो चीज़ें हमारे पास मौजूद है वो यहाँ पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स के साथ मौजूद हैं, इसलिए आप यहाँ से उनको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। इनर जॉइन की प्रैक्टिस करें तो यहाँ पे ट्राई इट योरसेल्फ पे हिट कीजिएगा, आपको ये रन एसक्यूएल, तो नीचे कुछ ना कुछ रिकॉर्ड्स भी आपको फैच होकर नज़र आएंगे, तो जो मैचिंग वैल्यूज़ हैं वो आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी और बहुत लंबी हैं, तो इसलिए वो सारी की सारी डिटेल्स आ रही हैं। और भी बहुत कुछ आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह ये राइट जॉइन है, उसकी एग्जांपल भी है और सारी चीज़ें, ये क्वेरी भी लिखी हुई है, देखें सिलेक्ट, ऊपर वही सिलेक्ट स्टैटिक है, फ्रॉम स्टैटिक की जगह उन्होंने कॉलम्स लिखे हुए हैं, तो ये यहाँ पे बस कॉलम लिखते हुए ज़रा ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब हम दो कॉलम्स दो टेबल्स के साथ डील कर रहे हैं, तो हर टेबल के साथ, हर कॉलम के साथ टेबल का नाम भी आएगा। ये जो ऑर्डर आईडी है ये कौन से कॉलम की है, लास्ट नेम कौन से कॉलम का है, फर्स्ट नेम कौन से कॉलम का है, इसलिए डॉट ऑपरेटर लगा के पहले टेबल का नाम आता है, फिर डॉट ऑपरेटर लगा के कॉलम का नाम आता है, तो इसलिए चूंकि यहाँ पे मल्टीपल टेबल्स हैं तो वो भी है। इसी तरह आप एक से ज़ायद टेबल, मतलब दो से भी ज़ायद टेबल्स को ज्वाइन लगाना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये एक ज्वाइन लगा हुआ है, इधर एक और लाइन यहाँ पे नीचे करके एक और इनर ज्वाइन लगा दें, एक और, इस तरह आप 10 टेबल से अगर चीज़ों को फेच करना चाहते हैं तो 10 ज्वाइंस यहाँ पे लगेंगे, 10 टेबल्स को जरिए से आप वैल्यूज को फेच कर सकते हैं। उम्मीद है ये बात क्लियर होगी। कोई बात अगर आपको पूछनी है तो पूछ सकते हैं, एक आध मिनट में मैं उसको आंसर करूँगा, अदरवाइज फिर हम क्यूए सेशन की तरफ चलते हैं। जी, कोई बात आपने पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। सर ये लेफ्ट जो इनर ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन है, इनका सिंटैक्स सेम ही है? जी, क्या कहा आपने? सिंटैक्स इनर ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन सिंटैक्स क्यों सेम है? इनर ज्वाइन अलग है, लेफ्ट ज्वाइन अलग है। ये देखें राइट ज्वाइन लिखा हुआ है तो यहाँ पे राइट ज्वाइन आएगा, इनर ज्वाइन अगर आप लगाएंगे तो यहाँ पे इनर ज्वाइन आएगा। अगर आप लेफ्ट ज्वाइन लगाना चाहते हैं तो लेफ्ट की जगह राइट की जगह यहाँ पे लेफ्ट आएगा। अगर आप यहाँ पे फुल ज्वाइन लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे, तो सिंटैक्स थोड़ा सा चेंज, बाकी सब सेम है, यहाँ पे जो आएगा वो मैटर करता है। तो यहाँ पे जो भी आप ज्वाइन लगाना चाहें उसका नाम लिखेंगे बस, बाकी सब सेम ही है। जी, जो भी बात करना चाहें आप कर सकते हैं, मैं क्वेरी को ही आंसर करने के लिए हूँ। मुझे आपका वो सामने नहीं आ रहा, क्या चैट आपकी? हाँ, ये सर ये टेबल के अंदर इस तरह तो नहीं होता कि राइट जॉइन में या लेफ्ट जॉइन में हमने पहले एक टेबल को लिखना है, या टेबल की तरतीब मैटर तो नहीं करती कि राइट जॉइन में हमने इस टेबल को पहले लिखना है और लेफ्ट में अगर वही टेबल है उसको हमने बाद में लिखना है, इस तरह तो नहीं होता? दोबारा जरा क्यों की बात पूछिएगा, मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या कहा। सर ये लेफ्ट और राइट जॉइन का मैं पूछना चाह रहा था कि इसमें टेबल की तरतीब मैटर करती है या जी, नहीं? मैटर करती है ना, बिल्कुल। जो पहला टेबल लिखेंगे वो आपका लेफ्ट टेबल होगा, जो दूसरा टेबल का नाम आप लिखेंगे वो आपका राइट टेबल होगा। तो पहला ठीक टेबल हो या दूसरे नंबर वाइज आप पहला टेबल जो लिखेंगे वो आपका पहला होगा, फिर दूसरा टेबल आ जाएगा, फिर इसी तरह एक और लाइन लगा एक और ज्वाइन लगाएंगे तो एक और टेबल आ जाएगा। तो पहला टेबल जो पहले लिखेंगे वो पहला टेबल होगा, फिर उसके बाद वाला दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। और अगर हम लेफ्ट राइट करना चाहते हैं तो पहला वाला जो टेबल है वो लेफ्ट है और फिर लेफ्ट आगे राइट होगा। आएगा। हाँ जी, पहला वाला लेफ्ट होगा। ठीक सर, थैंक यू। जी, कोई और क्यूरी किसी की? सर हम फ्रॉम के बाद जो है ना वो एक टेबल का नाम लिखते हैं, क्योंकि पहले जब हम क्यूरी लगाते थे उस वक्त हम फ्रॉम के बाद जितने टेबल्स को एक्सेस कर रहे हैं ना उतने टेबल्स का नाम लिखा जाता था। समझ नहीं, क्या कहा आपने? फ्रॉम के बाद? फ्रॉम के बाद अभी सर सिर्फ एक टेबल का नाम लिखा हुआ। फॉर एग्जांपल हम ऑर्डर और प्रोडक्ट में से जी बिल्कुल वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, तो हम सिर्फ ऑर्डर लिख रहे हैं। जी। तो लेकिन जब हम पहले इस तरह कुछ कॉलम्स को फेच करते थे तो दोनों टेबल्स का नाम फ्रॉम के बाद लिखा जाता था, इसकी क्या रीजन? हम अभी तक तो दोनों को ही एक ही टेबल लिख रहे थे, दो का तो हमने कोई एग्जांपल नहीं पढ़ी, लेकिन अगर आप दो टेबल से वैल्यूज को फेच करना चाहते हैं तो ऐसा करके देखिएगा। ये इन्वेंट्री का टेबल है, यहाँ पे एसक्यूएल लिखते हैं, सिलेक्ट
स्टैरिक फ्रॉम नीचे कर दें। प्रोडक्ट, और ये देके हम यूजर्स भी लिख लेते हैं। सर स्क्रीन शेयर कर दें। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं है आपके साथ, चलेंगे 1 मिनट। देखिएगा जी, यहाँ पे हमने 2 क्यूरी लिखी है, कुछ यूं है, मैंने इसको हाईलाइट किया, सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम प्रोडक्ट और कॉमा देके यूजर लिखा। तो अब देखें जरा, पूरा का पूरा ये इनर जॉइन की तरह, आउटर जॉइन की तरह है। यहाँ पे प्रोडक्ट का टेबल भी आ रहा है और साथ में यूजर्स का टेबल भी आ रहा है। ये प्रोडक्ट का टेबल यहाँ पे जाके एंड हो गया और यहाँ से ऑनवर्ड आगे उसका टेबल आ रहा है। जरा 1 मिनट रुकिएगा, मैं शजील साहब की कॉल ले लूँ। शजील साहब की कॉल बीच में आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह। सर कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। मैंने वो मैसेज नहीं आपका देखना था, लेकिन आपकी कॉल आई तो मुझे अंदाज़ा होगा कि कुछ इशू होगा। ठीक है, चलें, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, आपने बता दिया। चलें जी, आज हम शजील साहब का भी एरिया खुद ही कवर करेंगे। तो आज आपका क्यूए फिर ज़रा स्ट्रॉन्ग होगा, इसलिए आप अपनी सारी क्यूरीज़ को प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैं भी कोशिश करूँगा कि कोई चीज़ अगर रह जाएगी तो फिर एक्स्ट्रा हम कुछ आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज़ आपकी सारी क्यूरीज़ को भी आंसर किया जाएगा। इसलिए अपनी तमाम लोग अपनी क्यूरीज़ को प्रिपेयर रखिएगा और सर जैसा टाइम कि हमारा यहाँ पे वेस्ट मत कीजिएगा। जी जी, सर 2 टेबल्स अभी फैच हो गए। जी। हाँ, तो तो अब अगर आप हम क्या फॉर एग्जांपल स्टैरिक की जगह अगर हम कुछ कॉलम्स के नाम लिख देंगे तो सिलेक्टेड कॉलम्स ही जो है ना अपीयर होंगे। जी बिल्कुल। फॉर एग्जांपल अगर हम अपडेटेड और यूजर नेम सिर्फ लिखेंगे तो अपडेटेड ऐड और यूजर नेम ही सिर्फ शो, ऐसे ही है सर? सही है, बिल्कुल। यहाँ पे ऐसे ही स्टैरिक कोड आ दें तो ऐसे ही होगा, सिंपल है जैसे आप कह रहे हैं। अपडेटेड लेकिन चूंकि आप जरा देखिए ना, जरा तवज्जो से सुनिएगा। ये देखें, अब हम 2 कॉलम्स हमने फेच करना चाह रहे हैं ना, जी। तो अब मैं अगर यहाँ पे अपडेटेड लिख दूंगा तो उसको पता नहीं चलेगा कि ये कौन सा कॉलम की बात कर रहे हैं आप। सही है जी। यूजर नेम या कुछ शर्ट या कुछ ऐसा लिख देता हूँ तो उसको समझ नहीं आएगी कौन से कॉलम की बात, इसलिए टेबल का नाम भी साथ में आएगा ताकि उसको समझ में आ जाए डिटेल में। ठीक, यानी कि अगर जो है ना सेम कॉलम्स होंगे, सेम कॉलम्स के नेम होंगे तो उस सूरत में फिर हमें टेबल का नाम देना होगा साथ। जी, टेबल का नाम जरूर देना होगा। लेकिन सर इसमें जो है ना, और उसमें डिफरेंस क्या है? इसमें हम दोनों कॉलम दोनों टेबल्स का नाम लिखते हैं फ्रॉम के बाद, और उसमें सिर्फ एक देखिए कॉलम ये का नाम, एक टेबल का नाम लिखते हैं फ्रॉम के बाद। देखिए ये तो सिंपल एक रिट्रीवल है। आप चाहे 10 टेबल्स नाम लेके और सबसे सारी की सारी वैल्यूज को फेच कर लें, और वो जो ज्वाइन है वो तो ये आप कह लें कि ये आपने जो ज्वाइन लगाया और जो हमारा फुल ज्वाइन है, आउटर ज्वाइन जिसको बोलते हैं या फुल आउटर ज्वाइन इसको बोलते हैं, वो और ये सिंपल सिंटेक्स सेम है, कोई फर्क नहीं है उसमें इसमें। सही है जी। ठीक जी। और अलबत्ता जो इनर ज्वाइन है, इनर ज्वाइन में तो हम पूरे के पूरे कॉलम नहीं फेच करना चाहते, हम तो पूरे के पूरे टेबल को फेच नहीं करना चाहते। हम तो चाहते हैं सिलेक्टिंग वैल्यूज को, या कोई एक टेबल पूरा आना चाहिए, दूसरे टेबल से सिलेक्टिंग वैल्यूज आनी चाहिए। सही। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल हम ये ठीक। हमारे यूजर जितने भी हैं पूरी दुनिया के, वो तो सारे के सारे आ जाएं, और जितने भी यूजर ने शर्ट ऑर्डर की है तो ऑर्डर्स के टेबल में से तमाम वो वैल्यूज आएंगी जो शर्ट ऑर्डर्स की होंगी। तो इस तरीके से हम करना चाह रहे हैं, तो ये ऐसा होगा। बिल्कुल ठीक है सर। जी जी, कोई और बात? कोई और बात किसी ने पूछनी है जी? सर वो क्लासेस हम पढ़ने वाले थे, वो कब स्टार्ट होंगी? क्लासेस हमने पढ़ ली हुई हैं, क्लासेस को हमने डिटेल में पढ़ लिया हुआ है, हमने उसकी प्रैक्टिस भी की थी। याद है आपको कि आपको भूल गया? क्लासेस का जर्नल हमने व्यू हल्का सा एक आध लेक्चर हुआ था, आपने कहा था हाँ, डिटेल बस जो वो है ना। आगे फिर आगे वो उसका उतना ही हमने पढ़ना है, उससे ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। उससे आगे हम ना अब एडवांस फ्रेमवर्क्स पढ़ेंगे, तो उसमें कुछ आइडिया होगा आपको। एडवांस फ्रेमवर्क्स में वो क्लासेस का यूटिलाइजेशन आएगी, तो वहाँ भी हम कुछ थोड़ा सा मजीद इनहेरिटेंस को देखेंगे और इस तरह कुछ और मजीद कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे। लेकिन बेसिकली हम फ्रेमवर्क्स को पढ़ रहे होंगे तो उसी के साथ। अच्छा जी, ज़रा देखिएगा यहाँ पे,
मैंने छोटी सी एक एग्जांपल आपके लिए ढूंढी है, कुछ स्टूडेंट्स का ख्याल था कि मुझे एक एग्जांपल आपके सामने रन करनी चाहिए, तो मैंने एक एग्जांपल ढूंढी है, आप ज़रा तवज्जो से इसको देखिएगा। ये एक यूज़र्स का टेबल है, काफ़ी डेटा इसके अंदर मौजूद है, आप देख सकते हैं इसमें यूज़र्स का टेबल मौजूद है। ये यूज़र के नाम मौजूद हैं, यूज़र फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, प्रोफाइल इमेज और ईमेल एड्रेस और बहुत कुछ इसका यहाँ पे, और कुछ कॉलम्स ऐसे हैं जो खाली भी हैं यहाँ पे, उसके पासवर्ड भी मौजूद हैं और भी बहुत सारी चीज़ें। अच्छा खैर, पासवर्ड में मैं एक बात भूल गया, हमने जो अपने यूज़र के टेबल में पासवर्ड सेंड किया था ना, वो हमने इनक्रिप्टेड नहीं सेंड किया था, ऐसे ही नज़र आ रहा था, वो खुला ही पड़ा हुआ था। तो ऐसा आप ना कीजिएगा। आप MD5 का एक वो यूज होता है इंक्रिप्शन का मैकेनिज्म, MD5 का PHP का फंक्शन है। ये क्या किया जाएगा इसका? किसी का माइक ओपन है जी? चलें जी, जरा तवज्जो से। MD5, जब आप पासवर्ड को साइन अप करते हुए जब आप पासवर्ड को यूजर डेटाबेस में सबमिट करें तो MD5 फंक्शन को यूज कीजिएगा और उसको यूज करके इंक्रिप्ट करके डेटाबेस में सेंड। अब देखें इस यूजर का पासवर्ड क्या है, ये यूजर है, जो भी इसका नाम है मुझे इससे कंसर्न नहीं है, लेकिन इसका पासवर्ड ये लिखा हुआ है। मेरे पास डेटाबेस की एक्सेस मौजूद है, लेकिन डेटाबेस से मैं उसका पासवर्ड रिट्रीव नहीं कर सकता। ये उसका पासवर्ड है और लेकिन ये मुझे नहीं पता ये है क्या। ये इनक्रिप्टेड है और इसको डिक्रिप्ट नहीं किया जा सकता। तो इसलिए डेटाबेस के अंदर जब भी आप पासवर्ड सेव कराएंगे वो इनक्रिप्टेड होना चाहिए, और मैंने उसका मैकेनिज्म आपको बताया कि आप MD5 फंक्शन यूज़ कीजिएगा। बहुत सारे इंक्रिप्शन के जो मैकेनिज्म है उनको डिक्रिप्ट करने का जो तरीकाकार है वो बहुत लेंथी होता है। डिक्रिप्ट कुछ पासवर्ड ऐसे हैं वो डिक्रिप्ट नहीं हो पाते, उसके लिए एक फुल फ्लैज बहुत स्ट्रॉन्ग सा कंप्यूटर चाहिए होता है, और उन इंक्रिप्शन के बारे में बताया जाता है। ये इंक्रिप्शन अगर एक सुपर कंप्यूटर इनको डिक्रिप्ट करने लगे तो इतना टाइम चाहिए होगा, इतने साल चाहिए होंगे, इतने महीने चाहिए होंगे। और कुछ इंक्रिप्शन के मैकेनिज्म ऐसे कहते हैं, एज ऑफ यूनिवर्स के हिसाब से वो कहते हैं कि जब तक वो डिक्रिप्ट होगा उस वक्त तक वो यूजलेस हो चुका होगा। तो कुछ ऐसे भी हैं, तो इसलिए बहरहाल ये एक एक्स्ट्रा चीज़ थी। तो यूज़र का टेबल आपने देखा, अच्छा खासा डेटा उसके अंदर मौजूद है। जब तक आपके पास डेटा नहीं होगा ज्वाइंस आपको अच्छे से समझ नहीं आएंगे या फुल फ्लैज आपका सॉफ्टवेयर बन नहीं पाएगा। अब दूसरा टेबल हम देखते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ हैं। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ की प्रॉपर्टी का कोई नेम होता है, प्रॉपर्टी कहाँ पे लोकेटेड है, उसका जिप कोड क्या है, प्रॉपर्टी के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मौजूद है, उसके लेट लॉन्ग क्या है वो यहाँ पे दिए गए हैं अगर कोई देना चाहे तो, प्रॉपर्टी प्राइवेट है या पब्लिक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। लेकिन ये प्रॉपर्टी है किस यूज़र की, बिलोंग किस यूज़र को करती है, तो प्रॉपर्टी किसकी है, ऑनर इसका कौन सा है, तो ये यूज़र आईडी यहाँ पे डिफाइन की गई है। जो यूज़र आईडी यहाँ पे बताई गई है ये प्रॉपर्टी उसको बिलोंग करती है। ठीक है जी। तो बस हमने ये देखना है कि कौन सी यूज़र आईडी किस किसकी है, कौन सी प्रॉपर्टी किसकी है। तो अब हम इन दोनों टेबल्स के ऊपर ज्वाइन लगाते हैं। ये यूज़र आईडी है, यूज़र्स के टेबल में ये जो आईडी है, यूज़र्स के टेबल में ये जो आईडी है, ये प्रॉपर्टीज़ के टेबल में एज ए फॉरेन की यूज़ हुई है। ये देखिएगा यहाँ पे यूज़र आईडी यहाँ पे दी गई है, तो बेसिकली ये यूज़र आईडी प्रॉपर्टीज़ के टेबल के अंदर ये यहाँ से आई है यूज़र के टेबल में। तो उम्मीद है फॉरेन की भी आपको समझ में आ रही होगी। जब प्रॉपर्टी क्रिएट की जाती थी, जब प्रॉपर्टी क्रिएट की जा रही होती है तो उस वक्त जो यूज़र प्रॉपर्टी क्रिएट करता है तो हम कहते हैं ये वही इसका ओनर है। जाहिर है अपनी प्रॉपर्टी जो कहीं पे डाल रहा है तो वो ओनर ही डाल रहा है, ओनर ही अपनी प्रॉपर्टी को सिस्टम में ऐड करेगा, कोई और नहीं करेगा। तो उसकी आईडी यहाँ पे हम स्टोर करवा रहे हैं। तो अब यहाँ से यूजर्स और प्रॉपर्टी का आपस में एक लिंक जनरेट हो चुका है इस कॉलम के जरिए से। जैसे ऑर्डर्स आईडी कस्टमर के टेबल से कस्टमर आईडी वो ऑर्डर्स के टेबल में जा रही थी। तो अब हम जरा ज्वाइन लगाने लगे हैं, तो जो से देखिएगा कैसे लगाते हैं। मैं एक नया वो पेज खोल लेता हूँ ताकि रेफरेंस के लिए हम इन दोनों को देख सकें। सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज हमने लिख दिया, स्टैटिक ही लगा दिया हमने कहा कोई खास कॉलम्स नहीं हमें चाहिए, सिंपल रखते हैं चीज़ों को। अब यहाँ पे लगाते हैं इनर ज्वाइन, इनर ज्वाइन लगा दिया। और ज्वाइन किस टेबल के साथ लगाते हैं, यूजर्स के टेबल के साथ, यूजर्स के टेबल के साथ। सही है जी। तो हमने दो टेबल्स प्रॉपर्टीज और यूजर्स को आपस में ज्वाइन किया और ऑन का कीवर्ड यहाँ पे आएगा, और उसके बाद हम कहते हैं यूजर के टेबल में से, यूजर के टेबल में से ज्वाइन किस तरह लगेगा, यूजर्स के टेबल में से फॉरेन की और प्राइमरी की का आपस में रिलेशन बनता है, जो मैंने अभी आपको समझाया। यूजर्स के टेबल में से आईडी और प्रॉपर्टीज के टेबल में से
डॉट यूजर आईडी, यही दोनों आपस में मैच होंगी। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये यूजर्स का टेबल है और इसमें से ये आईडी एज ए फॉरेन की जाएगी प्रॉपर्टीज के टेबल में। ये यूजर आईडी यहाँ पे आ रही है तो ये आईडीज यहाँ पे आएंगी। तो मैं एक ज्वाइन लगाता हूँ और सिंपली मैंने कहा कि दोनों में से जो कॉमन वैल्यूज हैं, और कॉमन वैल्यू कौन कौन से कॉलम की, मैंने वो कॉलम यहाँ पे डिवाइन किए हैं। ये यूजर के टेबल में से आईडी और प्रॉपर्टीज के टेबल में से यूजर आईडी, यहाँ पे जो चीजें मैच कर रही हो ना, उनको फेच करके लाओ। चलते हैं जी, अब हम उनको फेच करते हैं, सिर्फ उन्हीं को। गो के बटन में मैंने हिट किया, वो देखिएगा जी अब सिर्फ मैचिंग वैल्यूज आई हैं और कुछ नहीं आया। अब इनको मैं वेरीफाई नहीं कर सकता क्योंकि ये टेबल बहुत बड़ा है और इसके कॉलम्स बहुत ज़्यादा हैं। क्यों कॉलम ज़्यादा हैं? इसलिए कि मैंने कोई सारे कॉलम, दोनों टेबल्स के सारे कॉलम फेच किए हैं। तो पहले प्रॉपर्टीज़ के टेबल के ये सारे कॉलम्स आ रहे हैं और उसके बाद ये देखें यहाँ पे आगे आईडी के बाद ये यूज़र का टेबल आ चुका है और यूज़र के टेबल के सारे कॉलम्स आ चुके हैं, इसलिए चीज़ें ज़रा कन्फ्लिक्ट। अब देखिएगा यहाँ पे ये यूज़र आईडी मौजूद है 2, देखिएगा ये आपको थोड़ा सा मैं कंफर्म करने की कोशिश करता हूँ आपको। यहाँ पे देखिएगा ये यूज़र आईडी है, यूज़र आईडी 2 है। आगे चलते हैं इसी रिकॉर्ड पे आगे, यहाँ पे देखें ये आईडी, यहाँ पे इसके आगे 2 आ रहा है, तो ये दोनों मैचिंग है, मैच है तो इसलिए आ रही है। ये देखें यहाँ पे आईडी 52 आ रही है, तो इसी तरह पीछे आए तो यहाँ पे भी 52 है, यहाँ पे 10 आ रही है तो इसी के आगे चलेंगे तो ये 10 आ जाएगी। सही है जी, उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी आपको। ये नीचे जो इधर पहले यूज़र आईडी में जो आईडी है वही आगे आईडी के कॉलम में वही आईडी होगी। अब मैं ज़रा चीज़ों को मज़ीद आपके लिए सॉर्ट आउट करता हूँ ताकि आपको ज़रा समझने में सहूलत हो। इसी क्यूरी को एडिट करते हैं। अब हम हर चीज़ को फेच नहीं करते, अब हम प्रॉपर्टीज़ के टेबल से प्रॉपर्टीज़ इसी को उठा लेते हैं। प्रॉपर्टीज़ के टेबल से प्रॉपर्टी का नाम लेते हैं, प्रॉपर्टी नेम, और उधर से यूज़र्स के टेबल से हम यूज़र का नाम फर्स्ट नेम उठा लेते हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो कि ये किसकी प्रॉपर्टी है। तो बस यही दो चीज़ें उठाते हैं तो ये समझ में आया। हर यूज़र की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं आपके सामने, उनके नाम भी आ रहे हैं और प्रॉपर्टीज़ भी आ रही हैं। ये प्रॉपर्टी नेम है और ये यहाँ पे यूज़र नेम आ रहा है। चलें जी, उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। मैचिंग वैल्यूज़ को हम फेच कर रहे हैं। अगर हम इनके साथ मज़ीद आईडी भी लाए आएँ तो प्रॉपर्टी आईडी या यूज़र आईडी भी लिख लें तो वो भी यहाँ पे आ जाएगी। मज़ीद चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अब हम ज़रा देखते हैं, एक और क्यूरी लिखते हैं। हम चाहते हैं कि उस यूज़र की, एक यूज़र है, उस यूज़र को हम देखते हैं, ये 52 यूज़र है, सॉरी इधर देखते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज ज़रा ज़्यादा हैं तो इसलिए मैं इसी को फेच करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे हम 500 कर देते हैं ताकि सारे यूज़र्स हमारे सामने आ जाएं। ये 52 यूज़र है एक, इसकी प्रॉपर्टीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं तो हम चाहते हैं कि इस 52 यूज़र की सारी प्रॉपर्टीज़ फेच हों। ऐसे ही होता है ना, कब सिस्टम बना होता है तो उसमें हम चेक करना चाहते हैं एक यूज़र की सारी प्रॉपर्टीज़ हम फेच करना चाहते हैं, तो वो कैसे होगा? तो यूज़र अपनी प्रॉपर्टीज़ को फेच करना चाहता है तो एक यूज़र रिसर्च होगी या कुछ भी ऐसा होगा तो कोई ना कोई ऐसी क्यूरी आएगी, तो वो कैसे हम करेंगे? तो बहरहाल ज्वाइन तो आपको समझ में आ ही गया। अब इसकी जगह मैं ज्वाइन का नाम बदलता जाऊँगा तो वो चीज़ें बदलती चली जाएंगी। अब यहाँ पे इनर आउटर जो कुछ भी लिखना चाहें, लेकिन एक और ज़रा क्यूरी ज़रा लगा के देख लेते हैं कि वो कैसे होगा किसी एक। उसके लिए सिलेक्ट चलते हैं, स्टैटिक फ्रॉम प्रॉपर्टीज। ये वैसे हमने 12 पहले लगाई हुई है, लेकिन वेयर यूजर आईडी इज इक्वल टू 52। अब 52 कहाँ से आएगा ये अब आपने खुद ही देखना कि कैसे आएगा। मैं ऊपर वाली क्यूरी को अब ज़रा डिलीट कर देता हूँ, वो हमसे रेलिवेंट नहीं है। पर ज्वाइन तो मैंने आपको समझा दिया। अब ये वाली क्यूरी ज़रा, तो 52 यूज़र की सारी प्रॉपर्टीज़ फेच हो रही हैं, तो ये आप देख सकते हैं 52, क्योंकि यहाँ पे ये फॉरेन की ने हमें बता दिया। और 52 का नाम क्या है? अगर हम 52 का नाम भी लगाना चाहते हैं यहाँ पे, तो ये 52 कौन है तो यहाँ पे उसका नाम भी दिया जा सकता है, लेकिन उसके लिए हमें यहाँ पे ज्वाइन लगाना पड़ेगा जो हमने पहले यूज़ किया हुआ है। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलें जी, ज्वाइंस को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। यहाँ पे बस अब हम नाम बदलते जाएंगे तो टेबल्स की वो वैल्यूज़ भी आती जाएंगी।
उस हिसाब से अकॉर्डिंगली वो एक्ट करता चला जाएगा। अच्छा जी, ज्वाइंस हमने पढ़ लिए जी। कोई और क्यूरी हो तो आप कर सकते हैं, कोई बात पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सर एक दफ़ा सारे मतलब कि जो से ज्वाइन है ना वो टेस्ट कर ही दें ताकि आसानी हो जाएगी समझने में। मैंने एक तो करवा दिया ना, बाकी काम आप भी थोड़ा सा खुद करें ना। अब आप ये करें कि आप थोड़ा सा डेटा टेबल में एंटर करें, मैं समझाऊंगा, मेरे समझाने से आपको इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगी, बस 2-4 मिनट के लिए समझ में आएगी, और 2-4 मिनट बाद आपकी मेमोरी से वो निकल जाएगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि 3 टेबल बनाएं, 4 टेबल बनाएं, डेटाबेस में कुछ वैल्यूज़ को ऐड करें, और वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद फिर उनके ऊपर ज्वाइन आप खुद रन करें, और फिर मुझसे पूछें अगर आपको समझ में ना आए तो फिर मैं आपको बताऊंगा, और फिर मेरा थोड़ा सा बताया हुआ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है सर। हाँ, तो अभी आप यूँ करें, जो जिन स्टूडेंट्स की कोई क्यूरी नहीं है वो सही है, तो उनको ये करना चाहिए, सिंपली इन्वेंट्री के टेबल में जाएं, अपने टेबल को इन्हांस करें, और जैसे प्रोडक्ट है, कस्टमर है, ऐसे ऑर्डर का टेबल बनाएं। ऑर्डर के टेबल क्या, फिर उसके ऑर्डर डिटेल का टेबल बनाएं, और देखें उनमें क्या क्या कॉलम्स आएंगे। थोड़ी सी डेटाबेस की लॉजिक आपको समझ में आनी चाहिए। जब तक आप टेबल्स खुद नहीं बनाएंगे आपको समझ में नहीं आएगी। मैं इस तरह की 10-50 एग्जांपल्स और 2 घंटे आपको समझाता रहूँगा, इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा जितना अच्छे से आपको खुद हाथ से करके समझ में आएगा। तो आपको जहाँ पे आप स्ट्रक हो जाए, बात समझ में ना आए, तो वहाँ से आप मुझे पूछिएगा। तो इस तरह आपका सॉफ्टवेयर भी बनेगा, आपका एक प्रोडक्ट आपकी अपनी बनेगी जिसको आप बाद में बेच के पैसे कमा सकते हैं। तो और आपको समझ में भी आएगा कि ये चीज़ें चलती कैसे हैं, सॉफ्टवेयर बनता कैसे है। तो अभी आप ऑर्डर्स का टेबल बनाएं, ऑर्डर डिटेल का टेबल बनाएं, एक फॉर्म बनाएं, और फिर उसको कम्युनिकेट करवाएं, फिर रिपोर्ट बनाएं। ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा ज़रा, और फिर आपकी क्यूरीज भी ज़रा मेच्योर किस्म की होंगी। जी, कोई अच्छा और सर, क्यूरी किसी की? अच्छा सर कई दफ़ा ना मतलब कि अगर हम डाटा इसी तरह से ही ज्वाइन से ही मतलब कि डाटा हम इंसर्ट करते हैं ना, तो कई दफ़ा मसला ये होता है कि सर जी इसमें बेसिकली हमें जो सी हमारे पास दूसरा टेबल होता है उसकी मतलब कि जो सी आईडी होती है वो हमें इंसर्ट करवानी होती है ना, ताकि जी बिल्कुल। आईडी हम मतलब कि जैसा कि हम वहाँ पे पोस्ट, जहाँ पे हम पोस्ट की मतलब कि पोस्ट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल, तो वहाँ पे हमें आईडी पहले लिखनी पड़ेगी ना दूसरे टेबल की, देन हमें मतलब कि एक इनपुट फील्ड बना के वहाँ पे डाटा इंसर्ट करवाना पड़ेगा। जी, मैंने कल इसके बारे में डिटेल बताई थी। देखिए फॉर एग्जांपल अभी हम ना, मैंने लास्ट डे भी बताया था कि हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम ही बना रहे हैं, और पीओएस उसमें बनता है। पीओएस क्या होता है कि काउंटर पे एक आदमी आता है, वो एक ट्रॉली भर के चीज़ों की लाता है और मुझे कहता है कि ये मैंने खरीदनी है, मुझे इनका बिल बना के दो और मुझे शॉपर में पैक करके दो। अब वो चीज़ें हमारे पास एक फॉर्म होगा, फॉर्म बना होगा, ऐसे आप देखते हैं लोगों के पास पीओएस में वो स्क्रीन के सामने एक फॉर्म खुला होता है, और उसमें या तो वो अगर आप वहाँ पे जाएं मेडिकल स्टोर में, तो वहाँ पे वो मैनुअली एंट्री कर रहा होता है, जो भी क्या कहते हैं मेडिसिन आती है उसका रैपर उठाता है, देखता है, नाम पढ़ता है, फिर उसको टाइप करता है, और फिर उसकी क्वांटिटी डालता है, और फिर जो कुछ भी होता है वो सारा उसकी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद, और फिर दूसरे मेडिसिन उठा लेता है, तो एक एक करके एंट्री करता है। और अगर किसी शॉपिंग मॉल में जाएं तो उन्होंने हर एक के साथ बारकोड लगाया होता है, गन रखी होती है उसको, तो वो ऑटोमेटिकली ऐड हो रही होती हैं। तो जो भी प्रोडक्ट ऐड होती है तो प्रोडक्ट की आईडी आ जाती है। ऑर्डर्स के टेबल में प्रोडक्ट की आईडी खुद ब खुद ही आ रही होगी। देखिए ना, मैंने अभी आपको दिखाया था, हमारे पास प्रोडक्ट का टेबल है। जब एक प्रोडक्ट आएगी, प्रोडक्ट की डिटेल आप फॉर्म में डालेंगे तो प्रोडक्ट की आईडी वहां से आ जाएगी। ठीक है, आप तो अब एंट्री प्रोडक्ट नहीं आपने करनी है, इस वक्त तो प्रोडक्ट बेची जा रही है। तो जब प्रोडक्ट बेची जाती है तो एंट्री जाएगी ऑर्डर्स के टेबल में। प्रोडक्ट खरीदी नहीं जा रही, बेची जा रही होती है। लेकिन कौन सी प्रोडक्ट बेची जा रही है इसका रिकॉर्ड तो आपने रखना है ना ऑर्डर्स के टेबल में। तो वो ऑर्डर प्रोडक्ट की आईडी वहां से आप फेच करेंगे। जैसे ही प्रोडक्ट का नाम एंटर करेंगे, प्रोडक्ट की आईडी पहले आपको मिलेगी। वो कैसे मिलेगी, वो अब आपने बैकएंड पे क्यूरी लगाई होगी जो प्रोडक्ट का नेम लेगी और प्रोडक्ट की आईडी रिटर्न करेगी, और फिर प्रोडक्ट की आईडी आप पास कर देंगे ऑर्डर के टेबल को, जैसे हमने ये किया। मैं अभी आपके साथ दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये लॉजिक जरा क्वेश्चन अच्छा है इसलिए मैं इसको जरा डिटेल में बयान कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा ना मैं तीसरी दफा ये बयान कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस तरह 10,000 मरतबा भी बयान करूंगा ना आपको समझ में नहीं आएगी जब तक कि आप एक दफा ये सारा साइकिल चलाएंगे नहीं। अब देखें यहाँ पे अभी मैंने आपको दिखाया था एक टेबल, ये वाला टेबल, ये देखिएगा यहाँ पे इस टेबल के अंदर यूजर आईडी आ रही है। ये प्रॉपर्टीज का टेबल है, प्रॉपर्टीज के टेबल में यूजर आईडी, मैं इसको यूजर आईडी कह रहा हूँ, लेकिन अगर बेसिकली मुझे इसे कहना चाहिए था ऑनर आईडी।
लेकिन मैंने Owner अपने है। हिसाब से लॉजिक डेवलप किया है कि ऑनर कौन सा है, इस प्रॉपर्टी का ऑनर कौन है, ऑनर आईडी है ये बेसिकली। लेकिन मुझे मालूम था कि मेरे पास एक यूजर्स का टेबल है और इसका रिलेशन यूजर के साथ बन रहा है, और यूजर बेसिकली ऑनर्स ही होते हैं, तो इसलिए मैंने इसको ऑनर आईडी नहीं लिखा, यूजर आईडी लिखा, ताकि जब भी जैसे मैं इसको देखूँ ना तो मुझे अंदाजा हो जाए कि ये यूजर्स के टेबल से आएगी, कहीं और से नहीं आएगी। और ये कैसे आ रही होगी, तो जब मैं प्रॉपर्टी में वैल्यूज इंसर्ट कर रहा हूँगा तो वहां पे एक कॉलम होगा जिसमें यूजर्स का वो मतलब यूजर कहीं ना कहीं से वो डालूंगा। वो ड्रॉप डाउन भी हो सकता है, वो सेशन भी हो सकता है, वो कहीं ना कहीं से वो आएगी। तो वो हर सिनेरियो की सिचुएशन, हर सॉफ्टवेयर की सिचुएशन डिफरेंट होती है कि वो कहाँ से आएगी वो रेफरेंस की। सर अच्छा, आप अपना कोड गिटहब पे डालते हैं? आपको इससे क्या लेने देना? मतलब कि अगर हेल्प हाँ जाहिर है, हम भी यही काम कर रहे होते हैं, कोड वहाँ पे डाल रहे होते हैं सेव करने के लिए। हम अपने लोकल कंप्यूटर पे एतमाद नहीं करते, वो किसी वक्त भी क्रैश हो सकता है, हार्ड ड्राइव उड़ सकती है, तो ऑनलाइन रिपोजिटरीज में हम कोड डालते हैं। तो आप वहाँ पे डाल रहे हैं कोड? जी। सर लिंक शेयर कर दिया जरा। क्यों? वो हमारे प्राइवेट कोड हैं, आपको क्यों दें? अपने कोड खुद लिखे ना। हर कोई फ्री में कोड ऑफर नहीं कर रहा होता। हमारी प्रोडक्ट आपने यूज करनी है, ऑनलाइन आए, उसको पे करें और यूज करें उसको। नहीं सर, वो ये कह रहे हैं कि ये जो क्लास के अंदर जो कोड नहीं है, हम जी जो जी। कोड ये कोड तो ऐसे ही है, ये सारे आपके पास वीडियोस हैं, आप साथ साथ में कर रहे हैं, इस कोड को क्या करेंगे? ये तो फजूल से कोड हैं। आप जितनी देर में मेरे कोड को समझेंगे गिटहब से, मैं ये कोड इतने फजूल से कोड में क्यों गिटहब पे फेंकूंगा, जबकि गिटहब पे इससे बहुत अच्छे कोड पड़े हुए हैं। वो तो पढ़े ये हुए तो हैं, लेकिन सर जी ये इससे तो फायदा तो हो जाता है ना, जो हमने मतलब कि सीखा है। इतना देखा फिर हमें जी, बात वीडियो सुनो। वीडियो देखने में काफी टाइम लगता है, सीधी सी बात है। वीडियो हाँ देखने यही में तो काफी टाइम लगता है। आप तो ये शॉर्टकट चाहते हैं ना। जी जी, अब सारी दुनिया ही देखें शॉर्टकट जी, चाहती सक्सेस का कोई शॉर्ट वे नहीं है। अगर आप सक्सेस को पहुंचना चाहते हैं ना तो उसका कोई शॉर्ट वे नहीं है। वो एक लंबा रास्ता होता है, उसको हर एक ने तय करना होता है। अगर आप कहें कि आपको सक्सेस मिल जाए तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता जी। तो है। अब अगर आप जितना प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, हाँ ये है कि आपको, आप कहते हैं मेरा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम मुझे मिल जाए, आपको मिल जाए, तो आप उसको इस्तेमाल करके आगे कर लें, तो ये तो हो सकता है कि आपको मैं कोड दे दूं और उसको यूटिलाइज कर लें। लेकिन अगर आप कहें कि मेरे कोड को आप लेके आप कहें कि मैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम का एक्सपर्ट हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। ये आपको सर खुद हाथ से करना पड़ेगा, इसलिए मैं कोड नहीं, प्रोवाइड नहीं करता कि आप लोग लेकिन हाथ से उसको करें। लेकिन इसे आइडिया तो मिल जाता है ना, मतलब कोड तो चेंज होता है लेकिन आइडिया ले लेता है बंदा, मतलब कि भाई आइडिया तो वीडियोस आप देख रहे हैं, आप साथ साथ काम नहीं करेंगे तो आप आइडिया लेके क्या करेंगे? मैं आज ही आपके साथ अपना कोड जो मैंने डे 1 में किया था वो आपके साथ शेयर करूंगा, आपको बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा। अब आप कहेंगे मुझे इसके साथ की वीडियो भी दो, तो फिर वीडियो भी देंगे, फिर आप दोबारा वीडियो सुनेंगे, फिर वो कोड आपको समझ में आएगा। और अगर वही कोड डे 1 में जो मैंने कोड किया था, वो कोड आपने खुद से हाथ से करके आपकी लोकल फाइल में पड़ा हुआ है, एज इट इज जैसे मैंने किया था, आपने खुद कोड करके किया, तो उस फाइल को अगर आप 1 मिनट में खोलेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा 5-10 मिनट लगेंगे उस समझने में कि यह आपने खुद क्या लिखा था। लेकिन मेरा लिखा हुआ कोड आपको समझ में नहीं आएगा जब तक कि आप दोबारा वीडियो नहीं देखेंगे। लेकिन अपना हाथ से लिखा हुआ कोड, चाहे वो मेरा आपने कॉपी ही क्यों नहीं किया, लेकिन टाइप आपने खुद किया, आपको अंडरस्टैंडिंग हुई, उसकी डेवलप हो चुकी है, तो वो आपको 5-7 मिनट में समझ में आ जाएगा। लेकिन मेरा कोड बगैर वीडियो के आपको 1 महीने पहले का, 2 महीने पहले का आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये टीचिंग का एक मैकेनिज्म है, आप इसको फॉलो करें तो ज्यादा अच्छा है। कोड देने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, और शायद मैं डे एंड पे आपको दे भी दूं, लेकिन वो आपके लिए यूजलेस है, उससे आप एक्सपर्ट नहीं बनेंगे। एक्सपर्ट बनने का तरीका ये है कि साथ साथ में वीडियोस देखें, साथ साथ में उसकी प्रैक्टिस करें, बात समझ में नहीं आएगी बात पूछें, और इस तरीके से ये सिलसिला चलेगा तो आप सीख पाएंगे। आप कहेंगे जी मैं कोई शॉर्टकट लूँ, डे एंड पे सर से सारे के सारे कोड ले लूँ, सारी की सारी स्लाइड्स ले लूँ, सारी की सारी वीडियोस ले लूँ, और फिर मैं एक ब्ला का प्रोग्रामर बन जाऊंगा, नासा वाले भी मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे, तो माजरत के साथ ऐसा नहीं हो सकेगा, कतन भी नहीं हो सकेगा। ऐसे मेरे जैसे 50,000 लोगों के कोड आपके पास आ जाएं, पूरी गिटहब रिपोजिटरी की आपको एक्सेस दे दी जाए, तब भी आप उससे आपके लिए वो यूजलेस होगी। बात कुछ क्लियर हो रही है? ठीक है। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, सक्सेस को यही रास्ता जाता है जो आपको बताया जा रहा है। अगर इसके अलावा कोई और होता तो ई रोजगार या वो NFTP उस प्रोग्राम को, उस मैकेनिज्म को अपनाता है। ये एक तरीका कार है। सर एक छोटी रिक्वेस्ट थी आपसे कि अगर एक जी। कोई
कंप्लीट प्रोजेक्ट अगर आपके पास है तो अगर आप उसको शो कर दें और थोड़ा सा हम उसको देख लें ताकि अंदाज़ा हो जाए किस तरह से जो है ना वो एक फुल फ्लैज सॉफ्टवेयर या किस तरह से बनाया जाता है। तो क्या होगा उससे आपको? थोड़ा माइंड डेवलप हो जाएगा और पता चल जाएगा किस तरह से ये जो है जी ना वो ये चीज़ें एक मेरी प्रोडक्ट है, इसको आप देख टैकल सकते की हैं। जाती हैं। चलें इसका कोड कहेंगे तो दिखा दूंगा, वरना ये कोई ऐसी चीज़ है ज़रा कम्प्लेक्स है, लेकिन आप देखिएगा ये एक प्रोडक्ट है। जी थैंक यू सर। क्या काम करती है? टाइम ट्रैकिंग करती है सॉफ्टवेयर, जैसे आप अपवर्क पे काम करते हैं ये भी सेम ऐसे ही करती है। लॉगिन करेंगे यहाँ से और लॉगिन साइन अप फाइम लॉगिन हो जाएगा और इस यहाँ पे आप फिर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं, आपने कितना काम किया, कितना नहीं काम किया, आपके प्रोजेक्ट्स बोर्ड्स क्या हैं, यहाँ से आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जितने प्रोजेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिस्ट होंगे। और यहाँ पे आप जैसे आप ट्रेलो है, ट्रेलो को का एक कुछ आइडिया है उसी तरह का ये उसमें टास्क क्रिएटेड हैं, टास्क आपने क्रिएट कर लिए हैं, टास्क प्लानिंग में है तो प्लान करेंगे यहाँ पे बैठ के आप कि ये कोई टास्क है, जो भी आपका ABC टास्क आप यहाँ पे लिखें और उसकी डिस्क्रिप्शन देना चाहें तो दे दें, उसको असाइन करना चाहें तो आप असाइन कर दें, अदरवाइज टास्क क्रिएट हो जाएगा। टास्क क्रिएट हो गया, ये प्लानिंग में आ गया, प्लानिंग फेज से निकला, टू डू लिस्ट में आ गया, टू डू लिस्ट से आप इसको उठा के यहाँ से ये टू डू लिस्ट से रिव्यू लिस्ट में चला जाएगा। जी तो इस तरीके से ये सिलसिला चलता रहेगा आगे से आगे। और एट दी एंड प्रोग्रेस जब कंप्लीट हो जाएगी रिव्यू में चला जाएगा, रिव्यू के बाद आप इसको डन कर देंगे, ये आप कंप्लीट हो गया। किसी को कोई इशू होगा तो टास्क पे किसी तरह की और कोई आपने काम करना है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं इस टास्क को लेके इसकी ड्यू डेट सेट करना चाहते हैं तो ये इसकी ड्यू डेट यहाँ से सेट होगी। कोई फाइल साथ में इमेज या कोई इस तरह का अपलोड करना चाहते हैं, ये प्रायोरिटीज इसकी सेट करना चाहते हैं टास्क की। और इसी तरह किसी को असाइन करना चाहते हैं, कोई कमेंट्स आप करना चाहते हैं, यहाँ पे वो पूरी पार्ट टास्क की हिस्ट्री यहाँ पे आ रही होगी। और इस तरीके से जो भी आप काम करना चाह रहे हैं वो होते चले जाएंगे। और इसी टास्क को अगर आप वर्किंग स्टार्ट करना चाहते हैं, इसकी डेस्कटॉप ऐप है, यहाँ पे आप जाएंगे, डेस्कटॉप ऐप को लॉगिन करेंगे और आप ये काम कर पाएंगे। टास्क उधर से आपको असाइन हो गया, अब आप चाह रहे हैं कि इस पे काम करना शुरू करें, लेकिन ये आपके लिए यूजलेस है। मैंने ये प्रोडक्ट है, इस तरह की बेशुमार लोगों ने प्रोडक्ट्स बनाई हुई हैं, तो उससे आपको ये देखने के बाद क्या फ़ायदा होगा? फॉर एग्जांपल ये सारे के सारे टास्क जो उधर से इस यूज़र को असाइन हुए हैं वो यहाँ पे उसको लिस्ट हो रहे हैं। वो जिस पे काम स्टार्ट करना चाहेगा यहाँ से काम स्टार्ट करेगा। फॉर एग्जांपल वो इस प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करता है, यहाँ पे हिट करेगा, काम स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे काउंटर स्टार्ट हो गया कि इतने मिनट में ये काम चल रहा है। और अब आपकी पूरी की पूरी स्क्रीन को वो मॉनिटर कर रहा है, आपके टाइम को ट्रैक कर रहा है और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जी। अच्छा सर, अगर आप ये प्रोजेक्ट है। APIs पे काम करवाएंगे? APIs किस तरह हैंडल करते हैं? ये जो जिन साहिब को प्रोजेक्ट चाहिए था उनको कुछ इफाका हुआ अब मेरी इतनी 5-7 मिनट की तकरीर से? कितने बड़े डेवलपर बने आप? ये प्रोडक्ट है, सास प्रोडक्ट है। हम आपको कह रहे हैं कि आप इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम जो इंस्ट्रक्शंस हैं आप उसको फॉलो करें, इसी तरीके की आपकी एक प्रोडक्ट बन जाएगी, सास बेस्ड सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आपकी अपनी प्रोडक्ट बन जाएगी। और आप लोगों को बताएंगे ये मेरा सॉफ्टवेयर है, मंथली आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इतने पैसे पे किया करें, या इसको लमसम में बेचना चाहता हूँ आप इतने पैसे पे करें आपको, और इसके साथ आप मुझसे आप इसकी वो भी ले सकते हैं। किसी वक्त में मैं इस पर डिटेल बात करूंगा कि एक स्टार्टअप कैसे रन किया जाता है, एक सास बेस्ड प्रोडक्ट कैसे बनाई जाती है, लेकिन थोड़ा सा आप कुछ पढ़ लें मजीद, इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे जी। कोई और क्वेश्चन जी? एक्सक्यूज मी अच्छा सर, जी, APIs में काम करवाएंगे आप? थोड़ा सा मैंने थोड़ा सा इसको पढ़ा दिया हुआ, थोड़ा सा एक आध लेक्चर आएगा उस पर। सर की होस्टिंग के लिए एक टेम्पलेट पड़ी हुई है, मैं एक कंपनी होस्ट करना चाह रहा हूँ ये होस्टिंग की ना, तो इसके लिए कोई टेम्पलेट चाहिए वेबसाइट्स के लिए, अगर वो पड़ी है तो प्रोवाइड कर दें। क्या पड़ी हुई है मुझे समझ में नहीं आई, आप फिर बोलिएगा। होस्टिंग के लिए क्या पड़ी हुई है? आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है सर मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक होस्टिंग की कंपनी बना रहा हूँ ना, तो मुझे उसके लिए वेबसाइट बना रहा हूँ, तो अगर उसके लिए कोई वेबसाइट की टेम्पलेट पड़ी हुई है या कोई इस तरह की चीज जिससे मैं आसानी हो मुझे, तो मुझे प्रोवाइड कर दें सर। गूगल करें, बहुत सारे होस्टिंग टेम्पलेट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। मेरे पास ऐसा कोई ऐसा होस्टिंग के रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर मैंने बनाया नहीं, तो इसलिए उसके
उस तरह का कोई टेम्पलेट मेरे पास पड़ा नहीं हुआ, लेकिन आप गूगल करेंगे बहुत सारे होस्टिंग से रिलेटेड फ्री HTML टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। वरना आपको हमने सिखा ही दिया बूटस्ट्रैप को यूज़ करके कैसे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाए जाते हैं, आप खुद भी बना सकते हैं। जी, कोई और क्वेश्चन? किसी का कोई एरर आ रहा था, वो कह रही थी कोई स्टूडेंट के मुझे कोई बात पूछनी है। अब QA सेशन चल रहा है, पूछें जो बात आपने पूछनी है। अच्छा सर, हम APIs में काम करेंगे PHP में APIs में? जी करेंगे, आप करना चाहें तो आप करेंगे। अभी आप पहले आपको प्रोग्रामिंग आपकी अच्छी हो जाए तो फिर आप API ज़रा एडवांस लेवल होता है, हर कोई एडवांस चीज़ें सीखना चाहता है, लेकिन एडवांस स्किल्स आना इतना इजी नहीं होता पहले, जब तक बेसिक स्किल्स आपकी कवर ना हो। तो चंद ही दिन, हफ्ता डेढ़ हफ्ता रुक जाएं तो एक दिन मैं पढ़ाऊंगा और आप यकीनन आपके सर्स के ऊपर से गुजर जाएंगे अगर आपको ये क्रड बनाना और प्रोडक्ट बनाना नहीं आता होगा। इसलिए एक एक सही। लेक्चर देता हूँ लोगों को, हर बैच को बहुत क्रेज होता है कि जल्दी से एडवांस चीज़ें आ जाए, और जिस दिन एडवांस चीज़ें आती हैं तो फिर वो मुंह लटका के बैठे होते हैं, सर ये बहुत मुश्किल है। तो चीज़ें आप साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे, हर मुश्किल चीज़ आसान हो जाएगी, और कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हर आसान चीज़ भी आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। आप जी ऐसे ही। APIs कह रहे हैं, मैंने APIs एक दिन में डिटेल में आधा की लेक्चर मैंने उस पर दिया था, अगर आपको कुछ आइडिया हो कि API को यूटिलाइज कैसे किया जाता है। नाम उस लेक्चर का कुछ और था, अरे को हम पढ़ रहे थे, अरे के ज़िमन में हमने APIs की यूटिलाइजेशन पढ़ी थी, API की कंजम्पशन पढ़ी थी। तो जी स्क्रीन शेयर करूँ सर? जी करेंगे। हाँ, मैंने कर दिया तो, लेकिन ये नीचे ना एरर कह रही है। एरर में आप जा रहे हैं ना, इट मींस ये आपके आप क्यूरी को उठाएं और इसको पेस्ट करें वहां पे जाके SQL में, क्यूरी में एरर आएगा, क्यूरी में एरर आएगा तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कैसे एरर को कहाँ से कहाँ पे एरर आ रहा है, फिर उसको सॉल्व कीजिएगा। अब देखें ना, अब पहली बात तो ये देखिएगा, हाँ ये चलें, ये क्यूरी में एरर आ रहा है, क्यूरी के एरर को रिजॉल्व करें। हम डे 1 से ये पढ़ रहे हैं। अननाउन कॉलम, स्मॉल, स्मॉल के नाम से कोई कॉलम ही नहीं है, ऊपर करें जरा, स्क्रॉल अप करें, स्मॉल के नाम से कोई कॉलम नहीं है और आपने एक स्मॉल के नाम से कॉलम बनाया हुआ है। अच्छा जी, ये साइज आप सेट कर रहे हैं, साइज जहाँ पे साइज सेट कर रहे हैं कहाँ पे है? यहाँ पे सिंगल कोड लगाएं, सही। सिंगल कोड आपने नहीं लगाए हुए। क्यूरी डिबगिंग सीखे ना, देखें ये तरीकाकार है, आप इसको समझें, मैंने बारहा इसको किया है, कोशिश करें कि आप जितना ज्यादा काम करेंगे आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। चलें दोबारा। अच्छा सर, मैंने ना अपनी शॉप का ना एक सॉफ्टवेयर बनाया था, दिखाना चाहूँ आपको मैं? बन गया है जी, यही क्रूड पे ही है बेसिक। तो बस बन गया, तो कोई जरूरत नहीं है दिखाने की, अलबत्ता कोई इशू है तो बताइएगा। थैंक यू सर। तो फिर अगर बना हुआ है कोई इशू नहीं है तो फिर ठीक है, अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई उसका ऑर्डर मिला है, आपने उसको बेच के पैसे कमा लिए हैं तो फिर दिखाएं, ये ज़्यादा अच्छा, हमें इसको देखना अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आपने बनाया हुआ है तो अच्छी बात है, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन अहम चीज़ है उसको बेच के पैसे कमाना। सही, लेकिन वो तो हमने अपने यूज के लिए बनाया हुआ है। कोई नहीं, उसको बेचें ना, आपने अपने यूज़ के लिए बनाया हुआ है तो दूसरों को भी बेचें, दूसरों के भी इस्तेमाल, दूसरों से भी पैसे कमाएं, वो कौन सा मसला है? नाम चेंज करें, लोगों को सब आगे सब सेंड करें। जी कोई और क्वेश्चन किसी का? क्रड में कोई एरर आ रहा हो तो जरा बताइएगा। अच्छा सर जी, आप सेशन ये होता है ना कि अगर हम यूजर पेज में, लॉगिन पेज में अगर हम सेशन क्रिएट करते हैं तो हम अगर दूसरी फाइल में अगर असेस मतलब कि अगर स्लैश देगा, हम दूसरी फाइल को असेस करते हैं, तो अगर हम उसका जी उसके अंदर जो हमने स्पेसिफिक यानी कि यूजर नेम या ईमेल का अगर हम सेशन लगा दें तो वो फाइल असेस नहीं ना होगी या होगी? नहीं होगी।
चलें जी, अब मुझे लग रहा है किसी की क्यूरी नहीं है। जब मैं उस वक्त लेक्चर लेने जा रहा था उस वक्त 2-3 लोगों ने कहा था ये हमारी क्यूरीज हैं, अब किसी की कोई क्यूरी नहीं आ रही, तो फिर हम थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। जी, क्या ख्याल है जी? अब ये ज़रा बताएं कि क्यों, कौन कौन साहिब हैं जिन्होंने अभी तक ये क्रड वगैरह नहीं बनाया, बिल्कुल क्रड को टच भी नहीं किया? वो ज़रा स्टूडेंट ज़रा मैसेज करें ना, मुझे अंदाज़ा हो। क्रड बिल्कुल नहीं बनाया उन्होंने, कोई काम नहीं किया क्रड में अभी तक। कोई ऐसे भी हैं उन्होंने क्रड बिल्कुल नहीं बनाया, प्रोडक्ट उनकी ऐड नहीं हो रही, डिलीट नहीं हो रही, एडिट नहीं हो रही, ये काज कुछ भी नहीं किया, डेटाबेस भी नहीं बनाया? ऐसे कौन कौन से खुश नसीब हैं? कुछ हाँ हूँ तो करो। सबने बना लिया? मैं वन बाय वन पूछना शुरू करूंगा कि किसने बनाया। जी, अमजद साहब ने नहीं बनाया। जी, अमजद अली। अमजद साहब कोई उज़र भी होगा आपके पास, या आपको ये पहले से आता है? अगर तो पहले से आता है फिर उज़र बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पहले से ये सारी चीज़ें आती हैं, आपके लिए बेसिक हैं, तो बहुत अच्छी बात है। जी, महमूदुल हसन हुसैन हसनैन, महमूदुल हसनैन जी, हारूनुल हसनैन जी। जी, सेमेस्टर एग्जाम चल रहे थे। सागर साहब ने भी नहीं बनाया सर, लॉगिन पेज रह गया है। चलें कोई बात नहीं, लॉगिन रह गया तो कोई इशू नहीं है। और जी, ये माइक बंद कर ले मुअज्जिम। आपने ज़्यादा क्यूरीज की हैं, इसका ये मतलब नहीं कि अब आपको माइक खुला रखने की इजाज़त है। मुअज्जिम साहब, किसी को ये अलाउ नहीं है ये अपने पास डेटा को ये आगे ऐसे इस तरह यूज़ करना। तो हर कोई लेक्चर ले, ऐसे लेक्चर्स को सेव करके अपने पास ना रखें, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिवाय आपका वो जो है मेमोरी कंज्यूम होती रहेगी। सब प्रोडक्ट का क्रड बना लिया है, अब कस्टमर्स का क्रड बनाने वाला है। चलें, ये तो कोई बात नहीं, आपने तो अच्छा काम कर लिया ना। ऐसे लोग बताएंगे जिन्होंने कुछ नहीं किया। चलें, कुछ लोग शेयर नहीं करना चाहते तो अच्छी बात है। सर जी, सर मैं इसका प्रोडक्ट का बना रही है, कस्टमर का भी इसी तरह लिस्ट डॉट पीएचपी करके उसमें सारा डेटा फैच करवाना, हमने दिखाना है, शो कराना जी है। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ऐसे ही एडिट करेंगे। एडिट एंड डिलीट वही सेम प्रोसीजर जी इसी में बिल्कुल होगा। ऐसे ही वो भी करेंगे। चलें जी, अब मैं सिलेक्टेड लोगों को कुछ ज़रा पूछना चाह रहा हूँ कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या उनको प्रोग्रामिंग समझ में आई और क्या नहीं आई। तो जिन जिन से मैं क्वेश्चन करूँगा वो ज़रा माइक ओपन कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का अभी तक हम आवाज़ नहीं सुन पाए, चंद स्टूडेंट्स हमेशा क्यूरी करते रहे हैं। तो शहरोज़ आरिफ, शहरोज़ आरिफ जी, शहरोज़। शहरोज़ साहब बात करना पसंद फरमाएंगे हमारे साथ, या आप हमें आप इस लायक नहीं समझते? जी, शहरोज़ साहब कुछ बताइएगा, एनएफटीपी में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या कुछ सीखा आपने अभी तक? कुछ तो बोलो भाई। अच्छा जी, आप नहीं करना चाह रहे। एहतिशाम, चले मरियम, मरियम बिलाल जी, मरियम। एहतिशाम सुल्तान, जी। शहरोज कुछ नहीं शेयर करना चाह रहे, मरियम कुछ नहीं शेयर करना चाह रही, सुल्तान, एहतिशाम साहब, सुमेर इकराम, सुमेर, ये सुमेर है शायद। जी, सुमेर। बुशरा सगीर,
बुशरा ने तो शायद कोई क्यूरी किसी ज़माने में याद आ रही है की थी। अब लोग लगता भागना शुरू हो गए हैं तेज़ी से। जी शाहिद की कोई क्वेरी थी। फरवा तालिब, आमिर शहजाद। अच्छा जी, और कौन है? ये हारून है जी। भागने से कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ पे इतनी दूर बैठ के आदमी किसी को खा नहीं सकता और ना ही आपको कोई पनिशमेंट दी जा सकती है, तो बात करने में कोई हर्ज नहीं है। वालेकुम अस्सलाम, कौन है जी? सर शाहिद बात कर रहा हूँ। जी शाहिद साहब, आप क्या कहना चाहते हैं? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस रहा है ऑनलाइन, फर्स्ट टाइम बड़ा ज़बरदस्त रहा था। लेकिन सर ये जहाँ से क्रड स्टार्ट हुआ वहाँ से मुझे काफ़ी सारा इशू आया जो अभी तक मतलब चल रहा है। मैं ट्राई कर रहा हूँ इन इश्यूज़ को, होते छोटे छोटे इश्यूज़ हैं लेकिन वो वहीं पे जो है ना स्टॉप हो जाता हूँ, तो फिर जो है ना पता नहीं चलता, तो इसीलिए मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है अभी मतलब इस चीज़ को करने की। सही। तो इसी वजह से ये जो असाइनमेंट्स आप दे रहे हैं ये कंप्लीट अभी तक नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह मैं ट्राई कर रहा हूँ और इंशाल्लाह सर ये करूँगा। देखिए शाहिद साहब ना, ये जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं ये असल है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। ये जो पीछे हमने सारा बैकग्राउंड नॉलेज लिया है ये बैकग्राउंड था। अभी जो हमने प्रोडक्ट बनानी है, जो चीज़ हमने बनानी है वो यही थी, ये उधर का स्टार्ट है। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा स्लो हो गए हैं तो गुजारिश ये है कि थोड़ा सा ये अपना टाइम ज़्यादा देना शुरू कर दें और कंटिन्यूसली मेरे साथ कनेक्टेड रहें। आपको 2-4 क्यूरीज मुझे बतानी चाहिए, 1-2 क्यूरीज आप मुझे बता दें, फिर उसके बाद मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये इश्यूज तो आएंगे लेकिन इनका सोल्यूशन, इनको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो जब आपको मसाइल को हल करना आ जाएगा ना, तो फिर आपको सॉफ्टवेयर बनाना, कोड लिखने में मज़ा आएगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन इस वक्त ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत थी और बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी ये इशू यकीनन आया होगा। तो मैं इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आप लोग मुझे अपना इशू बताएं, स्क्रीन शेयर करें, आप कोड को रन करके दिखाएं, जो एरर आएगा वो एरर मैं सॉल्व करूँगा। दूसरों के एरर सॉल्व कर रहा होता हूँ, उधर को देखें कि उनके पास जो एरर्स आ रहे हैं वो भी यकीनन मिलते जुलते आपके भी एरर्स होंगे, तो उस तरीके से उनको हल करें। नहीं आपका हल हो रहा, आप मेरे पास आएँ, 4 दफ़ा मुझे बताएं, मैं आपका इशू रिजॉल्व करने का रिस्पॉन्सिबल हूँ और इंशाल्लाह करूँगा। ऐसे है कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन सर ये है कि अगर कोई दोस्त जो है ना, 1 2 3 4 दोस्त का अगर कोई ऐसा ग्रुप हो जाए कि जैसे मेरे जैसे पीछे जो थोड़ा सा अभी स्लो हो गए हैं, ऐसे लोग उस ग्रुप में शामिल हो जाएं तो उनके इश्यूज वहीं पे सोल्व हो सकते हैं आप तक आने से पहले ही। देखिए ऐसा, जब तो फिजिकल क्लासेस चल रही थी ना तो वक्त हम ये काम करते थे, हर एक ग्रुप्स बनाते थे, वहीं बैठ के प्रैक्टिस होती थी, वहीं हर एक के डेस्क पे जाके क्यूरीज को आंसर किया जाता था। लेकिन अब यहाँ पे ना ग्रुप्स बनाना कदरे दुश्वार लग रहा है जी। बनाए जा सकते हैं, पीछे एक आध बैच में बनाए भी हैं सर। व्हाट्सएप ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप्स, सर व्हाट्सएप ग्रुप में बेसिकली हमें अलाउ नहीं है व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, तो आप लोग आपस में बनाएं तो कोई मजाइका नहीं है। तो बना हुआ उधर दोस्त ना डिस्कस कर लेते हैं कि अगर प्रॉब्लम हो ना तो उधर सॉल्व हो नहीं सर, ये मैसेंजर के ऊपर भी जो पहले एक एनएफटी का बैच था ना, वहाँ पर बने थे, ग्रुप्स बने थे, एक ग्रुप बना कर दे देते हैं और वहाँ पर जिसको भी जो प्रॉब्लम आ रहा होता है वो फेस यानी कि बता देता है और फिर सारे ग्रुप वाले चैट में भी उसका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। वो ज्यादा बेहतर है चैट का, जी सर। चैट का ग्रुप बनाना नहीं, मैसेंजर पर बनाया हुआ था फेसबुक मैसेंजर पे। वालों ने। जी सर। अच्छा जी सर वैसे अगर आप कहें तो हम बना लेते हैं, वो ज्यादा बेहतर रह जाएगा, इस तरह से प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाते हैं और कोई इम्पोर्टेंट बात करनी कोई साहब बनाए ना वो ग्रुप, मुझे भी उसमें ऐड करें और फिर मुझे बताएं कैसे बनाएंगे वो ग्रुप और कैसे वो ठीक है सर। मैं आज ठीक है सर, मैं आज आपको बना कर ना कल मैं आपको बता दूंगी इधर। ठीक है, आप लिंक उसको मेरे साथ शेयर करें, फिर इस तरह मैं इधर ग्रुप में डाल दूंगा तो सब लोग उसमें इंक्लूड हो जाएं और किसी को भी कोई इशू हो तो उसमें लोग अपने इश्यूज सेंड करें और उसको आंसर करें।
दूसरे लोग भी जी उनको सर, जी आंसर सर। कर सकते हैं और हम भी उनको आंसर करेंगे इंशाल्लाह। ऐसी कोई भी सजेशन है जी जिससे सर। आपकी लर्निंग इम्प्रूव हो सकती है तो आप मुझे बताएं, हम उसको यूज़ करेंगे। ठीक है सर। सर मैं आज ही बनाकर ना कल आपको ना यहीं पर लिंक सेंड कर दूंगी। चलें जी, ये शाहिद साहब ने एक अच्छा वैलिड पॉइंट भी बताया और मेरे जहन में भी ऐसी चीज़ें थी कि लोगों के इस तरह के इश्यूज आते हैं और हमें ज़्यादा इम्फेसिस भी इस पे करते हैं कि स्टूडेंट अपनी क्यूरीज मुझ तक लेके आएँ, लेकिन हर कोई अपने हिजाब में होता है। शायद कोई करना चाहते हैं, कोई क्यूरी नहीं करना चाहते, कुछ लोग डर रहे होते हैं। बहरहाल मैंने कोशिश की कि ये डर वर ख़त्म हो जाए, लेकिन फिर भी कुछ लोग हिचकिचाहट का शिकार होते हैं, तो ग्रुप बना लेते हैं, कोई मज़ाइका नहीं है। लेकिन असल यही है कि ये आखिर की चीज़ें कदरे मुश्किल हैं, इतनी भी मुश्किल नहीं है, जस्ट प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। और देखेंगे कैसे चीज़ों को सॉल्व किया जाता है, एरर्स को हल कैसे किया जाता है, उनका सोल्यूशन कैसे ढूंढा जाता है। जी कोई और कोई मेरे बात को इस तरह? जी वालेकुम सलाम। सर मैं ट्राई कर रहा था, अभी थोड़ा काम हुआ, थोड़ा रह गया था उसका फॉरगॉट पासवर्ड वाला। तो उसकी मैंने एक चीज देखी थी, मुझे किसी ने बताया कि लोकल मशीन से ना SMTP में पोर्ट नंबर, गूगल की पोर्ट नंबर लिखो तो वो बीच में डालना पड़ेगा, तब वो चलो ईमेल बहरहाल पे बासित साहब, मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि उन लोगों की क्यूरीज को उन लोगों को ज़रा वक्त दिया जाए कि जो लोग ज़्यादा क्यूरीज नहीं करते। आपकी क्यूरीज हमें आती रहती हैं, तो मैं ज़रा माजरत आज आप क्वेश्चन ना करें तो अच्छा है। मैं रिकमेंड करूंगा उन लोगों को कि जो अभी तक की जिन्होंने कोई बात नहीं की, उनको कोई मसला है, वो समझ बता नहीं पाए, उनको कोड समझ में नहीं आ रहा, क्लास समझ में नहीं आ रही, कहाँ से कुछ समझ में नहीं आना शुरू हुआ, किस वजह से नहीं आया, मेरे में उस कोई फॉल्ट है तो वो बताएं, ताकि मैं वो बेहतरीन, किसी ने अभी सजेस्ट किया कि ग्रुप होना चाहिए, हमने ग्रुप भी बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इस तरह की कोई सजेशन है, कोई उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, क्लास के रिलेटेड कोई बात है तो वो ज़रूर करें। तो जो लोग कंटिन्यूसली बात करते रहते हैं हमसे, वो ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। जी ये जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। जी कोई और बात करना चाहेंगे? मैं चीज़ों को स्लो डाउन करना चाह रहा हूँ कि चीज़ें आस्ता आस्ता चलें। क्रड बनाने में आपको दुश्वारी पेश आई तो, लेकिन जिस चीज़ में दुश्वारी पेश आती है, जो चीज़ मुश्किल होती है, उसको ज़्यादा वक्त देना चाहिए। अगर आप उसको ज़्यादा वक्त देंगे तो वो हो जाएगा। अगर आप उससे परेशान होकर उसको छोड़ देंगे तो ये तो कोई हल नहीं होता। इसलिए अगर आपको दुश्वारी पेश आ रही है, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा, डेटाबेस में डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा, एडिट नहीं हो रहा, साइन अप नहीं हो रहा, तो ऐसा तो होता है। आप हिम्मत करें, कोशिश करें, मुझे अपने इश्यूज बताएं। जी और कोई ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक बात ना की हो और अपनी राय देना चाहते हो तो ये टाइम है, आप बोलें। NFTP प्रोग्राम आपके बोलने से बेहतर हो सकता है। फीडबैक के लिए हमने मैकेनिज्म रखा हुआ है कि आप फीडबैक दें, वीकली आप फीडबैक देते हैं, वो हेड ऑफिस तक पहुंच रहा होता है और उनकी सजेशन, आपकी वो बताई हुई सजेशन या आपकी जो भी आपने उसको, वो हम तक भी पहुंच रही होती है कंटिन्यूसली। कभी आप डायरेक्टली भी हमें बता सकते हैं कि क्या बेहतरी कर सकते हैं, कैसे मैं पढ़ाऊँ आपको समझ में आ जाए। आपको कोई इंडिविजुअली बात समझ में नहीं आ रही तो उसके लिए भी है। मेरी क्यूरी है जी क्यूरी बताएं जी। मैं स्क्रीन शेयर करूँगा। जी करें। जुनेद सर ये एडिट वाला सर मैंने किया था, इसमें ये वाला सर पेज, इसको सर जब मैं एडिट करता हूँ सर, जैसे इसको मैंने एडिट किया सर, तो सर ये इसी पेज पे दोबारा आ जाता है, उस पेज पे नहीं जाता, edit.php पे नहीं जाता। हाँ edit.php का पेज दिखाइएगा, जो जिस पे जहाँ पे सर आपने ये एडिट की क्यूरी लिखी हुई है। सर ये है सर, तो यहाँ पे सर फॉर्म इसमें सर, बनाया हुआ आपने कोई? जी सर ये सारा फॉर्म बना कहाँ ये सर, इस फॉर्म पे है? जब, जी सर अगर मैं इस वाले को सर करता हूँ, हेडर वाले को, हाँ तो फिर ऐसे ही होगा। वो तो ठीक है, आप ये आपकी गलती है। अभी आपको इस सारे के सारे कोड को ना, इसको छोड़ दें, इसको खुला रहने दें, खुला रहने दें, कमेंट ना करें, Ctrl+C कर दें। मैंने इसका एक तरीकाकार बताया था, आपने उसको स्किप कर दिया। लाइन नंबर 183 से लेके
लाइन नंबर 183 से ऊपर 182 पे आप जरा जी एक इफ लगाइएगा, यहाँ पे इफ कंडीशन लगाइएगा, एंटर कर दें और यहाँ पे लिखें इज सेट, हाँ एंटर करें, यहाँ पे लिखें $_ पोस्ट एंटर कर दें, स्क्वायर ब्रैकेट लगाइएगा, स्क्वायर ब्रैकेट उधर ही ये वैसे इस तरह भी ये चल जाएगा। यहाँ पे सिंगल कोड में प्रोडक्ट अंडरस्कोर नेम लिख दें, चलें एंटर कर दें। चलें अब ये नीचे वाला जितना भी कोड है ये इफ की कंडीशन में उठा के ले आए, 185 से लेके नीचे तक जितना भी है ये सारा कॉपी करें, नीचे जाने दें और नीचे जाने दें, इधर कट करें, इसको कट कर लें और इसको कंडीशन के अंदर ले आए। चलें अब सेव करें और फिर दोबारा रन करें इसको, एडिट करें। अब आ रहा है एरर आ रहा है आपके पास 212 पे, ये कौन सी फाइल है, 1 मिनट जरा रुकिएगा, इसी फाइल पे आ रहा है edit.php 212 पे, चलें वहां पे चलें 212 नंबर पे। हाँ आपने एक और यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाएं, एक और करली ब्रैकेट लगाएं यहाँ पे, एंटर करली ब्रैकेट लगाएं यहाँ पे। चलें अब जाएं, अब देखिएगा सही आ रहा है आपके पास, अब आपके पास एडिट हो रहा है, सही है ना। अब इसको एडिट करें आप, चलें हुआ एडिट हो के नहीं? जी सर हो गया। बस आपने एक क्यूरी नहीं लगाई हुई थी जिसकी वजह से वो इशू आ रहा था आपके पास, और एक कंडीशन नहीं लगाई हुई थी आपने। थैंक यू जी और कोई बात? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर एक सजेशन देना चाहता हूँ अगर माइंड ना करें तो। जी जरूर। आज सर माइंड जैसे करने कि का दिन नहीं है। हमने सर आज जैसे कि हमने ये कर्ड पढ़ लिया हुआ इधर तक, तो सर मैं चाहता हूँ एक प्रॉपर एक प्रोजेक्ट होना चाहिए ताकि हमारे पास हमारी एक प्रोडक्ट बन सके जिससे हम किसी को ये दिखा सके कि ये हमारा पोर्टफोलियो और ये हमने वर्किंग की हुई है। अब सर जी हमने कर्ड कर लिया, लेकिन ना वो जैसे प्रॉपर आपने एक प्रोडक्ट दिखाई है ना, वैसे ही अब हमसे काफी लोग इनके हमारे बैचमेट से नहीं बनेंगी। यहाँ तक मुझे पता है कि आपकी बहुत अच्छी सजेशन है और हम भी ऐसे ही चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन चूंकि प्रोडक्ट बनाने के लिए टाइम ज़्यादा चाहिए, 3 महीने में हम आपको स्किल्स भी सिखा दें और एक प्रोडक्ट भी आपको बना के दे ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी जितना हमने ये किया है इसके रिलेटेड जी ये बात अब आंसर देने दें मुझे ज़रा। तो देखें, हम इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम आपसे शुरू में पूछा था कि हमें क्या बनाना चाहिए, आपने कहा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए, तो हमने उसके 4, 5, 6 टेबल्स अभी तक उसको 6 टेबल्स तक लेके गए हैं। तो 6 टेबल्स में से 2-3 टेबल्स के साथ तो मैंने 2 टेबल्स के साथ मैंने कम्युनिकेट करवा दिया। अब आपसे कह रहा हूँ कि बाकी 4 टेबल्स आप खुद बना लें और उनके साथ कम्युनिकेशन आप खुद करवा लें, तो इस तरीके से आपकी प्रोडक्ट बन जाएगी। जो मुश्किल काम थे वो सारे मैंने कर दिए, अब आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि आसान वाले काम आप खुद कर लें तो आपकी प्रोडक्ट बन जाएगी। तो इसी तरीके से प्रोडक्ट बनती है। अगर मुझसे कहते हैं कि मैं आपको बनी बनाई प्रोडक्ट दे दूं तो ऐसा भी मैं कर सकता हूं। मैं जाऊंगा गिट पे या इसी तरह की कोई ऑनलाइन चीज़ उठाऊंगा, वो आपको सबमिट कर दूंगा और आपको कहूँगा ये आपकी प्रोडक्ट है, आप इसको यूटिलाइज करें, तो ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन मुझे एक लिंक आपको सेंड करना होगा जो आपकी प्रोडक्ट बन जाएगी, और अगर आप खुद बनाना चाहेंगे तो वही आपको फ़ायदेमंद होगी। और उसका तरीकाकार A to Z मैंने सारा बता दिया है। ऑलमोस्ट 40% काम मैंने कर भी दिया, आपने मेरे साथ मिलके किया है। अगर आपने नहीं किया, लेक्चर्स को सुने मेरे साथ, वो जो मैंने काम किया वो आप करें, आपकी 40% वर्किंग जो आपने सर जी वर्किंग करवाई वो सारी कर ली, लेकिन ये जो एक किस्म समझ लो कि टुकड़ों वाला हिसाब हो रहा है, प्रॉपर जो एक प्रोडक्ट बनती है ना वो नहीं बन रही है। पहले टुकड़े होते हैं, उनको जोड़ के ही कोई बड़ी चीज बनती है। आप ये प्रॉपर वो रीरा बनना जो यानी कि एक प्रॉपर प्रोडक्ट में होता है। चलें जी फिर प्रॉपर प्रोडक्ट मैंने कहा ना, या तो आप बनी बनाई ले लें
तो ये आप बना लें। बनाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। अब आप चाहते हैं कि बना के मैं दूं, तो उसका हल यही है कि मैं फिर किसी बनी हुई प्रोडक्ट का लिंक आपको दे सर दूंगा। अब बना के नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अब ये हमने कर लिया है, अब कुछ ऐसा स्टार्ट करें यानी कि एक वीक के लिए जिसमें हम एक पूरी प्रोडक्ट बना सके। देखिए जी, लर्निंग में मैंने पहले इस पे बात कर चुका हूँ। ये आपकी सजेशन अच्छी है, बहरहाल मेरे लिए या एनएफटीपी के लिए इसको फुलफिल करना ज़रा मुश्किल है। हम तो ऐसा तो माइंड मत कीजिएगा, इसलिए बस थोड़ा सा अपने से लगा है वो बता दिया आपको। जज़ाकल्लाह आपने। ओके सर, थैंक यू। जी कोई और? मेरे जहन में था कि मैं कुछ मजीद आपको पढ़ाऊं, लेकिन 2-4 क्वेरीज मुझे ऐसे आई हैं, स्टूडेंट्स अभी नहीं कर पा रहे, वो स्लो हैं, तो मैंने फिर थोड़ा सा टाइम आपको दिया कि आप लोग हिम्मत सर करके अस्सलाम काम शुरू वालेकुम कर सर, दें। मैंने ग्रुप बनाकर सेंड कर दिया, आप इनसे कहें प्लीज उससे ना फेसबुक कहाँ ग्रुप पे को आपने ज्वाइन सेंड कर किया? लें। इधर ही? जी सर, मैंने यहीं पे सेंड किया लिंक। जी, ये एक ग्रुप है, आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो वो इस ग्रुप को ज्वाइन करके उस क्वेरी का आंसर ले सकते हैं। सर जी सर, ये इन्वेंटरी मैनेजमेंट सिस्टम आपने बनाना सिखाया, आपके पास पड़ा हुआ था डेटाबेस पे स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम। सर उसको भी ऊपर ऊपर से मोटा मोटा जरा सा बता दीजिएगा कि हम खुद से स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम भी बना लें। ठीक है जी। जी और कोई बात किसी ने कोई करनी हो तो इस ग्रुप में आप अपनी क्वेरीज डालते रहिएगा, ये मैसेंजर के पे, तो आपकी क्वेरीज को भी हम आंसर करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी मैं जब एडिट करता हूँ ना तो उधर एरर आती हैं, तो शो करूँ स्क्रीन? करेंगे। ये सर जी एरर आ रहा है। एरर आ रहा है 191 पे, 92 पे। ये कह रहे हैं एसटीडी क्लास ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। खोलें जी, वहाँ पे आपने जो चेक मैंने दूसरे स्टूडेंट को लगा के दिया ना, वही आप लगाएंगे, आपका भी हो जाएगा। ये फाइल खोलिएगा तो अभी ये हो जाएगा। ये एरर एक चेक ना लगाने की वजह से है, एक इफ कंडीशन आपने लगानी है तो ये हो जाएगा एरर रिजॉल्व। हेलो सर। जी खोलिएगा जी फाइल को। जी सर जी नजर आ रही है मेरे सर जी को? मेरी फाइल आपकी फाइल मुझे नहीं दिख रही जी, तो मुझे अभी ब्राउज़र ही दिख रहा है। जी वो लाइन नंबर खोलिएगा ज़रा। ये सर जी हाँ तो यहाँ पे एक क्यूरी लगाएं, यहाँ पे एक कंडीशन लगाएं लाइन नंबर 87 पे, बल्कि हाँ 87 पे लगाएं। ये इको प्री बंद कर दें। 86 पे जो लिखा हुआ है इसको कमेंट कर दें। 86 वाले को कमेंट करें, यहाँ पे इफ कंडीशन लिखें। हेलो जी लिखें जी इफ, यहाँ पे इस सेट लिखें कंडीशन के अंदर। इस सेट फंक्शन है एक, इसके साथ आप पैरेंथेसिस लगाएंगे। ये पता नहीं अब सही भी आपका पता नहीं कौन सा आप यूज कर रहे हैं, आप ड्रीमवेवर यूज कर रहे हैं, लेकिन ये आपको सजेस्ट नहीं कर रहा। यहाँ पे $_ पोस्ट लिखें। स्क्वायर ब्रैकेट्स में आप कुछ ना कुछ डाल दें, परचेज प्राइस डाल दें या नेम डाल दें। नेम लिखें स्क्वायर ब्रैकेट्स। इधर कर दी। जी जी इधर ही स्क्वायर ब्रैकेट्स डालें, सिंगल कोट डालें, स्क्वायर ब्रैकेट्स, करली ब्रैकेट्स नहीं।
अंदर सिंगल कोट डालें, नेम लिखें इसमें, चलें, और आगे इफ कंडीशन से बाहर आ जाएं। यहाँ पे आप करली ब्रैकेट्स डालें, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट डालें। स्टार्टिंग ब्रैकेट डाल दें, एंडिंग ना डालें, एंडिंग एंड पे जाके डालिएगा। स्टार्टिंग डाल दें, एंडिंग ना डालें। नीचे आ जाएं, आप स्क्रॉल डाउन करें, ज़रा स्क्रॉल डाउन करते जाएं, एंटर नहीं दबाना, स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पे 107 लाइन पे आए, यहाँ पे आके एक एंडिंग ब्रैकेट डाल दें। चलें, अब आपकी वो एरर चला जाएगा अगर आपने इस सेट का वो सिंटैक्स सही लिखा हुआ है। सेव करें और उसको दोबारा रिफ्रेश करें पेज को। चलें, हेलो जी। अच्छा सर जी, मेरा ना एक कोड है, बेसिकली मैं ना अपडेट करता हूँ ना तो मेरा मैसेज नहीं शो हो रहा, लेकिन जब मैं इंसर्ट डाटा करता हूँ ना मेरा मैसेज शो हो रहा है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये क्या नहीं, है। मोहसिन साहब, आपकी क्यूरी आज आंसर नहीं की जाएगी, आपने बहुत क्यूरीज कर ली। आज नए लोगों को थोड़ा सा मौका दिया जाए, कल आप दिखा दीजिएगा। सर ठीक है, बेसिकली मेरा कोड अपडेट हो रहा है, तो बस मैसेज नहीं शो हो रहा। मैंने हेडर मतलब कि अपडेट ये जो सक्सेसफुल कर। साहिब पहले बात कर रहे हैं, फिर मुझे इनको आंसर करने दें, फिर उसके बाद आपकी क्यूरी को लेते हैं। जी नदीम, आगे ब्राउजर में जाए ना, आगे शुरू करें उसको। जी सर जी, ब्राउजर में नजर नहीं आ रहा ब्राउजर मुझे दिख नहीं रहा ना आपका। दिखाऊं आपको? नदीम साहब, आपका ब्राउजर नहीं दिख रहा मुझे। हाँ जी, ये आ गया सही, सर आप सही हो गया अब। ये आ गया अब ये आ गया, ये कैसे जी आ सर। गया आपके पास? ये लाइन नंबर कौन से, क्या आपने प्रिंट कराया हुआ है? जरा दो दिखाएं जरा कोड में, कहीं पे आपने प्रिंट आर किया हुआ है? किया हुआ है। कोड दिखाएं ना, बार दोबारा कोड ओपन करेंगे। ये कहाँ पे प्रिंट आर लगाया हुआ आपने? ये प्रिंट आर बंद कर दें यहाँ से। एक और प्रिंट आर कहीं और भी होगा, और तो कहीं नहीं है। चलिए आप दोबारा रिफ्रेश करें पेज को, तो जाएंगे, सेव करें, रिफ्रेश करें पेज को। चलें, ब्राउजर नहीं दिख रहा आपका। एरर आपके जा चुके हैं। बैक जाएं एक दफ़ा, फिर बैक जाएं, list.php से दोबारा आए यहाँ पे। हाँ, यहाँ से दोबारा हिट करें। चलिए, अब आपके एरर रिजॉल्व हो चुके हैं। अब आप दोबारा इसको करें, सबमिट के बटन के कुछ एडिट करके सबमिट करें ना, फिर हो जाएगा। अब आप के पास दोबारा एडिट कोड पे आए, कोड पे आइएगा, कोड खोलिएगा ना, कोड खोलने के बाद यहाँ पे अब लाइन नंबर 102 के ऊपर अब इको करवाइएगा, इको एसक्यूएल अपडेट। ये आपकी क्यूरी में अब कुछ इशू लग रहा है, $SQL अपडेट नीचे वाली सजेस्ट कर रहा है। चलें, अब आप इसको लिखें। चलें, अब दोबारा पेज को रिफ्रेश करें, उधर जाके सबमिट के बटन पे हिट करें। हाँ जी, अब इसको कॉपी करें सारी को, और डेटाबेस पे जाके एग्जीक्यूट करें, और आपको एरर नज़र आएगा। अगर कोई एरर हुआ तो वो दिखेगा आपको।
ओके बटन पे हिट करें। यहाँ पे आ रहा है इंडेक्स आर कोरस्पॉन्डिंग टू एसक्यूएल वेयर आईडी इज इक्वल टू 2, ऊपर आइएगा। हाँ आईडी, यहाँ पे कुछ आपने एरर दिया हुआ है 9 के बाद। देखिए 9 के बाद आपने जहाँ पे ये वेयर से पहले आपने कॉमा लगाया हुआ ना, कॉमा को उड़ाएं यहाँ से, ये वाला। हाँ कॉमा उड़ाएं। अब जाके दोबारा गो के बटन पे हिट करें। चलें अब आप अपने पे उधर आए, उधर से भी बस एक ही कॉमा उड़ाना है आपने। वेयर से पहले कॉमा लगा हुआ वहाँ पे भी आपके, उसको उड़ा दें और आपका काम सही चलेगा। कोड फाइल में आए, जी नदीम साहब आज से पहले आपने कभी कोई क्वेरी की थी? जी सर जी। अच्छा चलें क्या जी हो गया? जी सर जी। चलें शुक्रिया, हो गया तो। अच्छा सर जी मैं दिखाऊं आपको अब? जी नदीम साहब आप सेटिस्फाइड हैं? जी जी सर जी थैंक यू। अच्छा सर जी मैं दिखाऊं? दिखाएं जी। स्क्रीन शेयर। चलें जी ये लास्ट क्यूरी आंसर की जा रही है, उसके बाद हम लेक्चर को ख़त्म करते हैं जी आज के। अस्सलाम वालेकुम सर। कल मुलाकात होगी जी। सर मैं भी बात करना चाह रहा था अगर कौन है आप? मुदस्सर महबूब सर। यार कब से तो मैं कह रहा हूँ अभी जी करें बात। सर कल ना मुझे एक फेसबुक पे किसी ने साहब कांटेक्ट रुक किया जाए एक था। मिनट, ये पहले ये एक जी साहब बात जी कर रहे हैं प्लीज सर मौज़िम प्लीज साहब। ठीक है सर। जी मौज़िम साहब। अच्छा सर जी ये देखें मैं अपडेट कर रहा हूँ ना, जैसा कि ये अपडेट हो गई है। अगर हम आते हैं पीछे से ये अपडेट हो गई है। तो मैंने बेसिकली यहाँ पे एक मैसेज शो करवाया हुआ है कि जब अपडेट हो तो देन मुझे ये अलर्ट शो हो जाए अपडेट सक्सेसफुल, लेकिन ये मुझे शो नहीं हो रहा। तो जैसे मैंने एक लेक्चर में मैंने बताया था, ऊपर देखे ना जहाँ पे कनेक्शन सक्सेसफुल आ रहा है, इसी तरह एक मैसेज आप ऊपर शो करवाएं यूआरएल में उस मैसेज को सबमिट करवाएं और उधर उसको देख के आप मैसेज डिस्प्ले करवा दें। ये देखें सर जी ये मैंने किया है। मुझे तो आपका कुछ भी कोड दिख नहीं रहा, मुझे ब्राउजर दिख रहा है आपका। एक मिनट मैं दिखाता हूँ। अब है ना सर जी ये है, ये देखिए मुझे इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या करना चाह रहे हैं। बेसिकली मैं आपको बताता हूँ ना, जब मैं डाटा अपडेट करता हूँ ना तो अपडेट हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा मैसेज शो हो अपडेट सक्सेसफुल अलर्ट शो। जिस तरह मैं डाटा इंसर्ट करता हूँ तो मुझे एक अलर्ट शो होता है कि आपने डाटा इंसर्ट कर दिया है। तो इसी तरह मैं चाहता हूँ कि जब मेरा डाटा अपडेट हो तो लेकिन मैंने अपडेट की वो इसमें मैंने एग्जीक्यूट करवाया। देखें जी ये एसक्यूएल में लाइन नंबर 50 पे आपने क्या किया हुआ है, हेडर लोकेशन का फंक्शन आपने लगाया हुआ है। हेडर लोकेशन का फंक्शन उड़ा देंगे तो ये आपका ऊपर वाला जो इको है ना वो ये शो होगा। अब होता यूँ है कि इको थोड़ी देर के लिए शो होता है, इमीडिएटली वो edit.php पे चला जाता है जी। तो अगर आप हेडर लोकेशन को उड़ा देंगे तो फिर आपका वो इको ऊपर वाला शो होगा। तो करूँ अब मैं करें चेक करूँ? जी बिल्कुल। ओके मैं चेक करता हूँ। हो गया, थैंक यू सर। चल और जी मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम। जी सर। वालेकुम सलाम। तो जी फिर हेडर की वजह से क्यों मसला आ रहा था? क्यों आ रहा था, क्यों भी आप पूछना चाहते हैं? जी सर बता दें। देखिए आप फौरन से दूसरे पेज पे चले जाते हैं, वो हेडर सेंड हो जाते हैं, वो दूसरे पेज पे उसको रीडायरेक्ट कर देता है, इसलिए वो शो नहीं हो रहा था। सही जी मुदस्सिर। जी सर कल ना मुझे एक फेसबुक के थ्रू ऑर्डर मिल रहा था जी। तो उस बंदे ने कोई वर्डप्रेस की साइट बनवानी थी जी। तो सर उसके पास होस्टिंग भी थी और डोमेन वगैरह सारा कुछ था। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं अगर मैं उससे काम करने के लिए कोई डाटा लेना चाह रहा हूँ तो मैं कहाँ से लूंगा उसका डाटा? उसी से लेंगे ना, उसी से पूछेंगे आप कि जनाब पहली बात तो ये कि आपने वेबसाइट किस तरह की बनवानी है, क्या होगा, आपका बिजनेस क्या है, वो इस तरह की चीज। वो सारा मैं समझ गया उससे,
ठीक है। मगर तो सर अब वो फिर मुझे अपनी डोमेन, वो अपना लिंक बता रहा है कि ये मेरा लिंक है, यहाँ पे आपने सारा कुछ करना है, वो जैसा कि लिंक आप हमको उस यूआरएल को ओपन कीजिएगा। सारा काम। जी जी सुने ना, वो लिंक जो देगा वो होस्टिंग कंपनी का लिंक होगा और उसका यूजर नेम पासवर्ड आपको देगा। वैसे कहते हैं उसको सी पैनल का एड्रेस वो आपको देगा। जी सर। तो वो जब आपको मिल जाएगा तो उधर खोलिएगा, उधर जाके देखिएगा, वहाँ पे डेटाबेस होगा, वहाँ पे ईमेल्स होंगी, वहाँ पे फाइल्स का एरिया होगा, वो सारा कुछ होगा। तो बस आप थोड़ा सा यूट्यूब पे जाइएगा और सी पैनल ट्यूटोरियल सर्च कीजिएगा। 5-7 मिनट की आपको वीडियो मिलेगी, उसमें आपको जी अंदाजा जी हो जाएगा कि सी पैनल को कैसे हैंडल किया जाता है, कहाँ पे फाइल हमने अपलोड करनी होती है, कोड कहाँ पे जाएगा और डेटाबेस कहाँ पे जाएगा, ईमेल्स कैसे कॉन्फ़िगर्स होंगी, ये सारा कुछ वहाँ पे ट्यूटोरियल देख के आपको उम्मीद है सोल्यूशन मिल जाएगा। तो लोकली आप जी पहले उसकी वेबसाइट को बनाएंगे अपने लोकल कंप्यूटर पे, जब वो बन जी जी जाएगी तो फिर उसको अपलोड कर देंगे उसके सी पैनल, वो जो एड्रेस वो आपको बता रहा है वहाँ पे। जी जी ठीक सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक्चुअली सर मैं अस्सलाम ये पूछने का मतलब ये था कि मे बी पता नहीं, मुझे नहीं पता या बाकी लोगों को भी ऐसा होगा कि नहीं पता होगा, तो कोई एक आध सर डिस्कशन इस चीज़ पे रख लें किसी दिन। जी, मैं इस पे कुछ बात पहले भी कर चुका हूँ। इंशाल्लाह फिर किसी वक्त में जब ये हमारा थोड़ा सा चीज़ें ज़रा मज़ीद मैच्योर हो जाएंगी, स्टूडेंट्स को ज़रा समझ आने शुरू हो जाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह रखेंगे। अच्छा सर, सर थैंक यू अगर वेरी हम मच। यही मैसेज मैं अपडेट सक्सेसफुल, अगर अब मैं कौन बात इंडेक्स कर पे रहे हैं? कौन बात कर रहे हैं? मौजूद मौज़िम, अब आपकी टाइम अप हो चुका है जी। अब ज़रा सर दूसरों मैं आरिफ साहब को मौका दें ज़रा। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। मैं बात कर सकता हूँ अब मैं? जी, जी, करें जी, करें। आपके लिए तो मौज़िम को खामोश करवाया। अच्छा, शुक्रिया सर। अच्छा सर, जी। थोड़ा सा मुझे ये पूछना था सर, मैं अभी ज्वाइन तो मैंने नहीं किया, मुझे मैं सर थोड़ा पीछे हूँ आप लोगों से, तो मुझे जी। सर उसमें क्यूरीज आ रही थी सर, वो भी मैं कर सकता हूँ? क्या आ रही थी आपको? सर मुझे कुछ क्यूरीज आ रही थी क्योंकि मैं जॉब की वजह से आपको साथ नहीं आपके चल सका ना मैं, सही। तो मैं आपके लेक्चर्स अपलोड होते तो मैं उससे वो करता रहता था, लेकिन मैं सर आपसे पीछे हूँ काफ़ी। चलें, कोई तो बात नहीं, आप क्यूरीज करें ना, आप करें, क्यों नहीं। किसी का तो कोई सर जेन्युइन रीज़न हो तो आप बताएं, तो कोई इशू नहीं है। अब मैं आपकी क्यूरीज को आंसर करने के लिए हूँ, लेकिन ज़्यादा रिकमेंडेड ये है कि साथ साथ क्यूरीज की जाए ताकि सब लोग बोर ना हो। हम जो बात कर रहे होते हैं, इसलिए बहरहाल आपका कोई जेन्युइन रीज़न है तो आप करें क्यूरीज, कोई इशू नहीं है। मैं सर आपसे ये पूछ रहा था कि कोई ऐसा आपका सेशन होता है जिसमें आप प्रीवियस लेक्चर्स के बारे में क्यूरीज आप लेते हो और उनको एड्रेस करते हो, यानी कि ऐसा रेगुलर तो कोई लेक्चर? सेशन नहीं है, ऐसा तो कोई सेशन नहीं है, साथ साथ ही होता है। तो ठीक है सर, आप ठीक कर सकते हैं, आपको अलाउ है, आपका कोई जेन्युइन रीज़न है, आप जॉब कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, आप करें कोई क्यूरीज। पिछले लेक्चर्स को लेके भी आप क्यूरीज कर सकते हैं, और भी कोई करना चाहे तो कर सकते हैं। ठीक है सर। मैं इंशाल्लाह, अभी मेरे पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं अपना कोड जो है ना उसको आपको स्क्रीन शेयर करके तो फिर उससे मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा। जी बिल्कुल, इस तरह की कोई क्यूरीज हैं तो आप ज़रूर किया करें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे वो वकील साहब कह रहे थे कि आज मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके आया हूँ, लिहाजा डे 1 में आपने मुझे वो पढ़ाया था वर्डप्रेस, तो अब मैं वहाँ से स्टार्ट लेता हूँ। तो ऑब्वियसली ऐसा मुमकिन नहीं है, नहीं लेकिन सर 2-3 हफ्ते पीछे आदमी हो, कोड कर रहा हो, कोड समझ नहीं आ रहा, तो वो बात ठीक है। लेकिन आप 2 महीने बाद आके डे 1 से स्टार्ट लेंगे तो फिर ज़रा थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, लेके चलना नहीं मुश्किल सर, हो जाता है। मैं तकरीबन दिसंबर के आई थिंक दूसरे हाँ, हफ्ते में। इट्स कोई ये तो कोई इशू नहीं है। मतलब आप पीएचपी के किसी भी लेवल में हैं, पीएचपी हम्म, आपने स्टार्ट कर दी हुई है, पीएचपी आप में कुछ इश्यूज आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं बिल्कुल। है। लेकिन अगर आप कहेंगे बूटस्ट्रैप में आज से आपको दोबारा पढ़ाना शुरू कर दूं, तो ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा गैप हो जाएगा, इसको फिल करना मुश्किल नहीं होगा। इसका हल फिर यही होगा कि ताकि आप किसी लेक्चर्स तो नेक्स्ट सेशन में फेसबुक पे, दोबारा ज्वाइन करें या फिर आप लेक्चर्स को दोबारा लें। लेक्चर्स तो यानी कि रहेंगे ना, यानी कि ऐसा तो नहीं होगा जिस तरह ये सेशन नहीं, खत्म होता है लेक्चर्स तो? साथ साथ में डिलीट हो रहे हैं वहाँ पे, बहुत सारे लेक्चर्स उन्होंने डिलीट कर दिए हुए हैं। जैसे ही मैनेजमेंट को पता चलेगा, वैसे ऑफिशियली जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से जो रूल है वो ये है, उन्होंने तय किया हुआ है कि जो करंट लेक्चर, एक लेक्चर सिर्फ ग्रुप में रहेगा, बाकी सब डिलीट हो जाएंगे। हर लेक्चर 24 आवर्स के बाद डिलीट हो जाना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट थोड़ी बिजी है जिस वजह से वो नहीं कर पा रही। तो उन्होंने एक दिन बैठे थे, उन्होंने काफ़ी लेक्चर डिलीट भी किए थे, लेकिन फिर तो भी सर उनको मैं जिस दिन होश आया या उनको टाइम मिला ना, उन्होंने लेक्चर्स 3 डिलीट कर हूँ देने हैं। सर, 3 वीक्स पीछे हूँ, तो उसमें सर लेक्चर्स फिर डाउनलोड कर लूँ 3 बस वीक्स के कर लें जो? ऐसा कुछ, जी बिल्कुल कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। हमारा रिकमेंडेड नहीं है, या अनऑफिशियली मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कर लें डाउनलोड, ऑफिशियली नहीं है। ऑफिशियली भी वो ठीक कहते हैं डाउनलोड भी ना करें जी।
क्योंकि सर वो एक दिन में देख लूंगा तो फिर उसको एब्जॉर्ब करना हाँ, मुश्किल है। इसका यही हल है जो आप बता रहे हैं, इसको कर लें ऐसा ताकि आप साथ साथ चलते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू जी। कोई और क्यूरी किसी की? जी अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर हम कल मुलाकात करेंगे। ये जो चीज़ें बातें हमने की हैं आप इनको करना शुरू कर दें। जो हम बना रहे हैं साथ साथ में बनाएं, जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको करें। आपको इश्यूज आते हैं, इश्यूज़ के लिए हम लोग बैठे हुए हैं साथ साथ में आपको आपके इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप अपने क्यूरीज़ को हम तक पहुंचा दें किसी ना किसी तरीके से। अगर आपको लगता है कि आपकी क्यूरी इस काबिल नहीं है कि वो इस तरह बोली जाए तो आप मैसेज भी कर सकते हैं। यकीनन बहुत सारे स्टूडेंट्स मैसेज करते हैं। तो आपको ख्याल आ रहा है कि आपकी क्यूरी इस काबिल नहीं है कि यहाँ पे बोली जाए, या आपको लगता है कि मैं कुछ उसको अच्छे से आंसर नहीं करूँगा, तो आप मुझे फेसबुक पे मैसेज कर दें। तो ऑब्वियसली मैं हर एक की क्यूरी फेसबुक पे भी रिप्लाई कर रहा होता हूँ। तो जैसे इन स्टूडेंट ने कहा कि वो बहुत पीछे हैं, लेकिन वो साथ चलना चाह रहे हैं, क्यूरीज हैं उनकी, तो हम ऐसी क्यूरीज को भी आंसर करते हैं। पिछले ऐसा नहीं है कि जो आज के दिन की क्यूरीज को आंसर ही किया जाएगा, पिछली क्यूरीज को नहीं आंसर किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि क्यूए सेशन में मैं ज़रा रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ कि आज का ही बात करें, तो वो एक ख़ास सिनेरियो होता है उस दिन में, टाइम थोड़ा होता है, पिछली क्यूरीज को हम आंसर नहीं करना चाह रहे इसलिए कि टाइम ज़रा कम है, शजील सब आगे वेट कर रहे होते हैं, तो आज की क्यूरीज को ज़्यादा प्रेफर किया जा रहा होता है। तो लेकिन कभी ऐसा भी होता है, लेकिन ऑब्वियसली पिछली क्यूरीज को आंसर किया जाएगा और करेंगे। आप पर्सनली भी मुझे सेंड कर सकते हैं, ड्यूरिंग कोर्स भी कर सकते हैं, ड्यूरिंग क्लास भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह जी कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।